कहानी की शुरुआत होती है फीमेल लीड शीशी को दिखाते हुए, जो अपने ड्राइवर को गाड़ी तेजी से चलाने के लिए कहती है क्योंकि पीछे से एक कार उसे फॉलो कर रही थी। तो ड्राइवर शीशी की बात सुनकर कार को बहुत तेजी से चलाने लग जाता है, जिस वजह से एक टर्निंग पे सामने से एक गाड़ी आने की वजह से ड्राइवर का बैलेंस बिगड़ता है और उनकी कार ब्रिज से नीचे गिर जाती है, जहाँ शीशी तो पानी के अंदर बेहोशी हो जाती है। लेकिन तभी एक आदमी पानी में कूद जाता है उसे बचाने के लिए, जो है इस कहानी का मेन लीड लुजिन। अब शीशी पानी के बहुत नीचे चली गई थी, जिससे उसका सर एक पत्थर से टकरा जाती है, मगर जिन आकर उसे होल्ड कर लेता है, जिससे थोड़ी देर में शीशी अपनी आंखें खोलती है और सामने लुजिन को देखती है। तो सीन यहीं पे कट होता है, जिसके बाद हमें शीशी का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर उसका चेकअप कर रहे थे। लेकिन शीशी के होश में आने के बाद वो तो अपने डैड को ही पहचान नहीं पा रही थी। तो डॉक्टर उसे चेक करके बताते हैं कि शीशी का टेम्पररी मेमोरी लॉस हुआ है। तो शीशी के डैड मिस्टर शू डॉक्टर को अच्छे से उसका चेकअप करने के लिए कहते हैं। तभी उन्हें एक बॉडीगार्ड आकर बताता है कि उन लोगों ने ड्राइवर को पकड़ लिया है। तो मिस्टर शू ड्राइवर को देखने के लिए जाते हैं। तो ड्राइवर तो जिन के पैर पकड़ कर कह रहा था कि उसने जानबूझकर ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मैडम ने ही उसे कार तेजी से चलाने के लिए कहा था। मगर जिन तो उसकी कोई बात नहीं सुनता, उसे पानी में डुबा डुबा कर मारने लग जाता है। मिस्टर शू आकर उसे ऑर्डर देते हैं कि इसे खत्म कर देना। तो हमें यहाँ पता चलता है कि जिन शीशी का मेन बॉडीगार्ड है, जिसे मिस्टर शू ने अपनी बेटी के प्रोटेक्शन के लिए हायर किया है। तो जिन अपने बंदों से उस ड्राइवर को यहाँ से ले जाने के लिए कहता है। इधर डॉक्टर शीशी को बताते हैं कि उसे अभी रेस्ट करना होगा। तो धीरे धीरे उसे सब कुछ याद आने लगेगा। कहकर डॉक्टर चले जाते हैं। तो शीशी अपने डैड के साथ फोटो को देखती है। इधर मिस्टर शू से हमें पता चलता है कि शीशी ने पहले भी कई बार अपने आप को चोट पहुंचाने की कोशिश की है, इसीलिए उन्हें उसकी बहुत ज्यादा फिक्र है। लेकिन अभी उन्हें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिजनेस फंक्शन अटेंड करने जाना था, इसीलिए वो लुजिन को शीशी का ध्यान रखने के लिए कहकर जाते हैं। शीशी अपने रूम के आसपास देखने लग जाती है, लेकिन उसे अभी कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वो तो अपने कमरे में डरावनी म्यूजिक सीडीज देखकर घबरा जाती है। इधर मिस्टर शू बिजनेस ट्रिप के लिए निकल जाते हैं, लेकिन जिनको इस एक्सीडेंट में कुछ तो गड़बड़ लगता है, इसीलिए वो इस बारे में पता करने के लिए शीशी के क्लोज जाने का सोचता है। अब मेड शीशी के लिए खाना लेकर आती है। तो उसके रूम के बाहर ही जिन था, जिसे अचानक से अंदर से मेड की आवाज सुनाई देती है। वो जल्दी से रूम के अंदर आ जाता है, जहाँ मेड तो काफी घबराई हुई थी और वो बाथरूम की ओर इशारा कर रही थी, जहाँ जिन जाकर देखता है कि बाथटब तो पूरा लाल हो चुका था। तो वो जल्दी से बाथटब के पास आकर शीशी को बाहर निकालता है, मगर शीशी को तो कुछ भी नहीं हुआ था। वो डायरेक्टली बाथटब से उठकर अपना बाथरूम पहन लेती है, मगर पीछे मुड़ने के चक्कर में वो गिरने वाली थी। पर जिन उसे होल्ड कर लेता है, उसे वहाँ से उठाकर बिठाने ले जाता है। उसे बीच शीशी तो एक ब्रश उठाकर जिन पे हमला करने लग जाती है। उससे पूछते कि आखिर वो है कौन, मगर जिन उसके हमले को रोक लेता है और कहता है कि मैं आपका बॉडीगार्ड हूँ और मेरा काम है आपको प्रोटेक्ट करना और अपने आप को चोट पहुंचाने से आपको रोकना। तो क्या कर वो अपना टाई निकालता है, उसके हाथों को बांध देता है। शीशी उसे देखने लग जाती है, जिससे उसे याद आ जाता है कि उसी ने उसे लेक से बचाया था। तो जिन उसे बेड पर ले जाता है, जहाँ शीशी उसका हाथ खोलने के लिए कहती है, मगर जिन सॉरी मैडम कहता है। तो शीशी बताती है कि मैं अपने आप को चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रही थी, मैं तो बस थोड़ा रिलैक्स करने के लिए बाथ बॉम्ब्स यूज करके नहा रही थी। तभी मेड आकर इस बात को कंफर्म करती है। तब जिनको यकीन होता है, फिर वो उसका हाथ खोल के बाहर चला जाता है। तो मेड शीशी को उसकी मेडिसिन खिलाती है, जिसे खाने के बाद शीशी उसे थैंक यू कहती है। जो सुन मेड तो हैरान हो जाती है। तो ये देख शीशी उससे पूछती कि आखिर क्या हुआ। मेड कहती है इससे पहले आपने मुझे कभी थैंक यू नहीं कहा, जिससे हमें पता चलता है कि शीशी पहले बहुत रूड और एरोगेंट थी। अब उनकी ये बातें बाहर से जिन सुन लेता है तो उसे भी बिलीव नहीं होता। अगले दिन में शीशी अपने सुंदर गार्डन में घूम रही थी, जहाँ अचानक उस पर रोशनी आती है, क्योंकि दूर से एक रिपोर्टर उसकी फोटो खींचने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उससे पहले जिन वहाँ पर आ जाता है अपने एडवांस छाते के साथ, जिससे वो उस रिपोर्टर की ओर पॉइंट करता है। तो छाते में से एक एरो जैसा कुछ निकलकर उसके कैमरे को तोड़ देता है। लेकिन इधर शीशी का ध्यान तो बस जिन की ओर ही था। अब वो बॉडीगार्ड्स रिपोर्टर को पकड़ कर ले आते हैं। तो जिन उससे अच्छी खासी पूछताछ करता है, मगर वो रिपोर्टर तो नाटक करने लग जाता है। लेकिन तभी एंट्री होती है शीशी के मैनेजर का, जिसका नाम है त्यांसु, जो आकर इस रिपोर्टर के बारे में सब कुछ बताती है और ये भी बताती है कि इसे यहाँ शीशी की राइवल मैंगयून ने भेजा था, क्योंकि शीशी के साथ एक बहुत ही बड़ी कंपनी का ब्रांड कोलैबोरेशन होने वाला था, जो मैंगयून इसे किसी तरह से छीनना चाहती थी। तो बॉडीगार्ड्स रिपोर्टर को सबक सिखाने के लिए बाहर ले जाते हैं। अब शीशी को तो त्यांसु के बारे में कुछ भी याद नहीं था, तो वो जिन से इस बारे में पूछती है। तो जिन उसे त्यान के बारे में सब कुछ बताता है। तो त्यान शीशी से कहती है कि भले ही तुम्हारी मेमोरी लॉस हुई है, मगर आज तुम्हारा डेब्यू परफॉर्मेंस है, जहाँ पर तुम्हें आना ही होगा, क्योंकि तुम्हारे डेब्यू परफॉर्मेंस के बारे में हर जगह खबरें आ चुकी है। लेकिन शीशी को तो ये भी याद नहीं था कि उसे क्या करना है, इसीलिए वो इसे किसी तरह से टालना चाहती थी। मगर त्यांसु कहती है कि सिर्फ तुम्हारी मेमोरी लॉस हुई है, बाकी फिजिकली तो तुम बिल्कुल ठीक हो। तो शीशी जिन से पूछती है कि क्या मेरा वहाँ जाना ठीक होगा। जिन कहता है मैं तो सिर्फ आपका बॉडीगार्ड हूँ, तो मैं आपको इस बारे में कैसे कुछ कह सकता हूँ, पर मैं ये जरूर जानता हूँ कि आप जिस चीज के लिए कमिट करते हैं उसे करने से आप पीछे नहीं हटते। तो शीशी मुस्कुराते हुए उससे पूछती है कि अगर मैं वहाँ पर गई तो क्या वहाँ तुम भी आओगे मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। जिन कहता है ऑफ कोर्स, यही तो मेरा काम है। जो सुन शीशी तो बहुत खुश होकर इसके लिए मान जाती है। तो ये सभी निकल जाते हैं स्टूडियो के लिए, जहाँ पहले से ही बहुत सारे रिपोर्टर्स आए हुए थे शीशी का डेब्यू लाइव परफॉर्मेंस कवर करने के लिए। तो शीशी के पास 2 घंटे का टाइम था डांस सीखने के लिए, क्योंकि उसे तो अपने परफॉर्मेंस के बारे में याद नहीं था। अब 2 घंटे का टाइम सुनकर शीशी तो घबरा जाती है कि वो इतनी जल्दी गाना और डांस कैसे सीखेगी, इसीलिए वो तो इसे पोस्टपोन या फिर कैंसिल करने के लिए कहती है। तो त्यांसु बताती है कि ऐसा वो लोग नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारी इस परफॉर्मेंस के बारे में सभी को पता है, और अगर उन्होंने ऐसा किया तो शीशी के साथ साथ और पूरे स्टाफ का भी करियर खत्म हो जाएगा, इसीलिए उसे कैसे भी करके करना ही होगा। तो शीशी इसके लिए मान जाती है। फिर गाने को याद करने के बाद अपने डांस प्रैक्टिस में लग जाती है, जहाँ उसे पहले काफी परेशानी हो रही थी, लेकिन वो फिर भी प्रैक्टिस जारी रखती है। तभी उसे मिलने के लिए मैंगयून आती है, जिसके बारे में जिन उसे अच्छे से बताता है कि इसके साथ तुम्हारा रिलेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, इसीलिए इससे थोड़ा संभल कर रहे। तो मैंगयून आकर उसका मजाक उड़ाने लग जाती है कि तुम तो बचपन से
से ही बहुत ही अच्छी डांसर हो, फिर आज इतने आसान से स्टेप्स तुम नहीं कर पा रही हो। मगर शीशी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती, मगर मैंगियन तो उसका टाइम वेस्ट करने लगती है। जो शीशी भी समझ जाती है तो वो उसे भगा देती है। फिर फुल जोश के साथ प्रैक्टिस शुरू कर देती है। जिसे इस तरह से प्रैक्टिस करता देख जिन सोचता है कि मेमोरी लॉस होने से इसकी पर्सनैलिटी इतनी कैसे बदल गई। तो शीशी काफी देर प्रैक्टिस करने के बाद थोड़ा आराम करती है, तो जिन उसके लिए पानी लेकर आता है। फिर शीशी अपने बाल बांध रही होती है, तो जिन उसकी हेल्प करता है, जिससे शीशी तो ब्लश करने ही लग जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मैंगियन ने स्टेज के ऊपर वाली लाइट्स के साथ कुछ तो गड़बड़ करवाई थी। इवन उसने तो शीशी का परफॉर्मेंस बिगाड़ने का ही प्लान किया था। अब शीशी को सिर्फ लिप सिंक करना था और बैकग्राउंड में उसका गाना बजने वाला था, मगर मैंगियन ने तो उसका ओरिजिनल गाना ही उड़वा दिया था, जिसके बदले सिर्फ गाने का म्यूजिक बज रहा था। अब परफॉर्मेंस शुरू होता है पर बैकग्राउंड में उसका गाना ही प्ले नहीं हो रहा था, जो देख तियान तो परेशान हो जाती है। तो वो साउंड इंजीनियर को कॉल लगाती है पर वो कोई जवाब ही नहीं दे रहा था, मगर शीशी तो खुद ही लाइव गाना गाने लग जाती है, जो देख तियान हैरान थी क्योंकि शीशी टोन डीफ है, यानी कि वो गाने के बीट्स में कंफ्यूज हो जाती है। मगर इस बार शीशी को ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो तो आराम से गाना गा रही थी। लेकिन तभी बीच परफॉर्मेंस में सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है। एक लाइट तो टूटकर शीशी के ऊपर ही गिरने वाली होती है, जिसे जिन देख लेता है तो वो भाग कर आता है और शीशी को बचा लेता है। मगर इस चक्कर में उसके पीठ पर एक कांच का टुकड़ा घुस जाता है, लेकिन वो शीशी को कंटिन्यू करने के लिए कहकर बाहर निकल आता है। लेकिन तभी शीशी अपने हाथ में खून देखती, जिससे वो समझ जाती है कि जिन को चोट लगी है, जिससे उसे उसकी काफी फिक्र होती है। मगर वो अपना परफॉर्मेंस कंटिन्यू करती है और काफी अच्छे से खत्म भी करती है, जो सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। मगर उसे तो जिन की काफी फिक्र होती है। तो इसके बाद जिन उसे घर छोड़ने के लिए आता है, जब शीशी उसका चोट देखना चाहती थी, मगर जिन कहता है कि वो ठीक है। तो शीशी उसका शुक्रिया अदा करती है, मगर उसे फिर भी जिन की काफी फिक्र होती है। अब अगली सुबह तो शीशी बस जिन के ही ख्यालों में डूबी हुई थी, तभी उसे बाहर से जिन के ट्रेनिंग की आवाज आती है। तो शीशी अपने बालकनी में आकर उसे देखने लग जाती है, जहाँ जिन अपने फेलो बॉडीगार्ड्स के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। वहीं तो शीशी तो बस उसे घूरे ही जा रही थी, क्योंकि मैडम को तो जिन पसंद आने लगा था। अब वो तो जिन की वीडियो भी बना लेती है और बस उसके ख्यालों में ही डूबी रहती है। इसके बाद जिन अपने फ्रेंड जियांग के कॉफी शॉप में बैठकर शीशी का परफॉर्मेंस ही देख रहा था, जिससे देख जियांग कहता है कि तुम तो इससे नफरत करते थे, फिर आज तुम इतने ध्यान से इसकी परफॉर्मेंस कैसे देख रहे हो। तो जिन कहता है कि ये शीशी नहीं है, उस एक्सीडेंट के बाद से कुछ तो बदला हुआ लग रहा है, जो मुझे काफी अजीब लग रहा है, जैसे ये पहले वाली शीशी से बिल्कुल अलग है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक से जिन के बारे में पता चलता है कि आखिर वो शीशी को इतना हेट क्यों करता है। तो हमें पता चलता है कि जिन का असली नाम तो गोचेंग है। इसके डैड का बहुत ही सीरियस एक्सीडेंट हुआ था और वो इस वक्त कोमा में है। लेकिन ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर को उनके पेट से एक चाबी मिलती है, जो वो जिन को देते हैं। तो जिन उस चाबी को अपने घर ले आता है और ढूंढने लग जाता है कि आखिर ये किस चीज की चाबी है। तो डैड के रूम की तलाशी लेते हुए जिन की नजर पड़ी बुक शेल्फ की एक बुक पर, जो कि असल में एक लॉकर जैसा था, जिसमें उस चाबी को डालते ही बुक शेल्फ बीच में से अलग हो गई और उसे एक सीक्रेट दरवाजा दिखाई दिया, जिसमें से नीचे आते ही काफी अंधेरा था। मगर तब जिनको लाइट जलाने पर पता चलता है कि वहाँ तो चारों तरफ बस शीशी के ही फोटोज थे। शीशी के बचपन से लेकर अब तक के सारे फोटोज थे, जो देख जिन तो हैरान था। अब इससे उसे डाउट होता है कि उसके डैड के एक्सीडेंट के पीछे हो ना हो शीशी का कोई ना कोई लिंक है। मगर उसे ये पता नहीं चला था कि शीशी का उसके डैड के एक्सीडेंट से क्या लेना देना था। इसीलिए उसने शीशी को अप्रोच करने का डिसाइड किया, ताकि वो पता लगा सके कि शीशी का उसके डैड के एक्सीडेंट के साथ क्या लिंक था। तो इसके लिए उसने अपने हैकर फ्रेंड जियांग की मदद से लूजिन नाम से अपना एक न्यू आईडी बनाया और मिस्टर शू का बॉडीगार्ड बन गया। तो कमिंग बैक टू द प्रेजेंट, शीशी का डेब्यू परफॉर्मेंस देख के दिंग नाम का लड़का उसे अपनी फ्रेंड आनियो बताता है। तो वो उसके बारे में और सर्च करता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसका नाम तो शीशी है, जिससे दिंग को लगा कि शायद उसने अपना नाम बदल दिया होगा, क्योंकि काफी टाइम पहले आनियो अपनी मदर के साथ कहीं चली गई थी। तो वो शीशी के वेबो से तियानसु का नंबर निकालता है और उसे फोन करके बताता है कि वो शीशी का बेस्ट फ्रेंड बोल रहा है, जो सुन तियान तो कॉल काट देती है, क्योंकि उसे लगा कि शायद उसका कोई फैन होगा। थोड़ी देर में शीशी अपने बॉडीगार्ड्स के साथ यहाँ पर पहुंच जाती है। तो तियान थोड़ी देर के लिए उसके बॉडीगार्ड्स को बाहर वेट करने के लिए कहती है, मगर जिन कहता है कि पिछली बार की तरह शीशी को यहाँ खतरा हो सकता है। तियान कहती है उसने पूरी सिक्योरिटी का अच्छी तरह से ध्यान रखा है, इसलिए कुछ नहीं होगा। तो शीशी जिन से रिक्वेस्ट करती है बाहर वेट करने के लिए, तो जिन अपने फेलो बॉडीगार्ड्स को बाहर वेट करने के लिए भेज देता है। तियान ने उसे एक म्यूजिक वीडियो डायरेक्टर के साथ मीटिंग करने के लिए बुलाया था, इसीलिए वो डायरेक्टर को रिसीव करने के लिए बाहर जाती है। तभी शीशी को एक स्टाफ का धक्का लगता है, मगर जिन उसे गिरने से बचा लेता है, जिस चक्कर में जिन की चोट पर प्रेशर पड़ता है, जिससे उसे दर्द होता है। तो शीशी देखने जाती है, मगर जिन कहता है कि वो ठीक है, जिसके बाद शीशी बैठ जाती है, मगर उसका ध्यान तो जिन की ओर ही जा रहा था। तभी वो वाइन को देखकर जिन से पूछती है कि मेरी ड्रिंक होल्ड कैपेसिटी अच्छी है। जिन कहता नहीं, आप ज्यादा ड्रिंक नहीं कर पाते। ये सुन शीशी तो ड्रिंक करने ही लग जाती है, जिससे तो वो थोड़ी ही देर में टल्ली हो जाती है। तभी वहाँ पर तियान डायरेक्टर को लेकर आ जाती है, पर शीशी की कंडीशन देखकर वो जिन को इसे घर ले जाने के लिए कहती है और मीटिंग पोस्टपोन करा देती है। तो जिन शीशी को उसके रूम तक छोड़ने आता है, मगर शीशी तो उसका टाई पकड़कर उसे अपने करीब कर लेती है। फिर उसे बेड पर गिरा कर कहती है कि मुझे तुम्हारा जख्म देखना है, क्योंकि तुम्हें दर्द में देखना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। जिन उठने की कोशिश करता है, मगर शीशी उसे रोकते हुए उसका शर्ट खोलने लग जाती है। तो उसे ऐसा करने से जिन रोक लेता है। तो शीशी कहती है कि मुझे तुम्हें एक सीक्रेट बताना है, कि मुझे तुम पे क्रश है। अब उसकी ये सारी बातें सुन जिन को तो फुल डाउट हो जाता है कि ये वो रूड, एरोगेंट और बॉसी शीशी नहीं हो सकती। इवन ये शीशी तो उसे कोई दूसरी ही लड़की फील हो रही थी। तो जिन उठकर उसे ही बेड पर लिटा देता है। तो कुछ ही देर में शीशी सो जाती है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि तियानसु और जियांग तो फ्रेंड्स हैं। तो तियानसु उसे बताती है कि शीशी का डेब्यू परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा गया, जिससे उसे काफी नए प्रोजेक्ट्स मिले, इसीलिए वो कुछ टाइम तक शीशी के साथ काम में बिजी रहेगी। तो इस दौरान वो जियांग से मिल नहीं पाएगी। तो जियांग कहता है कोई बात नहीं, हम लोग फोन से कनेक्टेड तो रह सकते हैं। तभी तियान को फिर से दिंग का कॉल आता है, जो उसे शीशी के बारे में ही पूछता
होता है तो तियान फिर उसका कॉल काट देती है। इधर जिन शीशी के सो जाने के बाद जाने लगा था, मगर तभी शीशी उठकर उससे बैकअप कर लेती है और कुछ ज्यादा ही रोमांटिक होने की कोशिश कर रही थी, जिससे जिन भी रेसिस्ट नहीं कर पाता और शीशी को किस कर लेता है। फिर तो उनका रोमांस शुरू ही हो जाता है, मगर ये तो बस शीशी का सपना था। लेकिन सुबह इस बारे में सोचकर वो काफी ब्लश कर रही थी। तभी उसे जगाने के लिए मेड और जिन आते हैं। अब जिन को देखकर शीशी तो शर्माने ही लग जाती है, तो वो फिर से ब्लैंकेट ओढ़ लेती है, कहती कि उसे खांसी है, इसलिए आज वो बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि उसे जिन को देखकर काफी ऑकवर्ड लग रहा था। तो जिन बताता है कि आज तो उसे स्टूडियो जाना ही पड़ेगा, म्यूजिक वीडियो को लेकर डायरेक्टर के साथ उसकी मीटिंग है, इसीलिए शीशी को मानना ही पड़ता है। इधर दिंग भी तियान से मिलने के लिए स्टूडियो पहुंच जाता है, जहाँ वो रिसेप्शन में जाकर कहता है कि वो शीशी का फ्रेंड है, इसलिए वो उससे मिलना चाहता है, पर उसके पास अपॉइंटमेंट नहीं था, इसलिए उसे वहीं पर रुकना पड़ता है। तभी उसकी नजर पड़ती है एक फूड डिलीवरी पर, जिस पर तियानसु का नाम लिखा हुआ था। तभी तियानसु ही आ जाती डिलीवरी लेने के लिए, जिसे तो दिंग देखता ही रह जाता है, पर फिर उससे कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली होकर पूछने लग जाता है कि क्या तुमने खाना खाया, अगर नहीं तो मैं, तुम और शीशी साथ में मिलकर खाएंगे। अब इससे पहले तियानसु उससे कुछ पूछती, दिंग खुद ही कह देता है कि मैं तो यहाँ शीशी और उसकी मॉम से मिलने आया हूँ। जो सुन तियानसु पूछती है कि क्या तुम उसकी मॉम को भी जानते हो, तो दिंग कहते हैं हाँ, हम लोग तो बचपन के दोस्त हैं। लेकिन तभी पीछे से सिक्योरिटी गार्ड आकर उससे कहते हैं कि बाहर जो फिश की वैन खड़ी है क्या वो तुम्हारी है। जो सुन तियानसु रुक जाती है, वो पीछे मुड़ती है, पर तभी दिंग तो आगे की ओर जा रहा था, जिस वजह से उनकी टक्कर होती है और दिंग उसके ऊपर गिर जाता है, जिससे दिंग का तियानसु के चिक पर किस हो जाता है। पर फिर तियानसु से भगा देती है और सिक्योरिटी गार्ड से उसे पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए कह देती है, मगर दिंग तो उन दोनों को खाने के नाम से पटा लेता है। तभी शीशी की कार वहाँ पहुँचती है, तो सिक्योरिटी गार्ड कार डोर खोलने के लिए जाता है, जहाँ से शीशी को निकलता देख दिंग तो उससे फ्रेंडली होकर बात करने लगता है, मगर जैसे ही वो उसकी ओर हाथ बढ़ाता है, जिन तो उसे नॉकआउट कर देता है और शीशी को अंदर जाने के लिए कहता है। इसके बाद दिंग को साइड में ले जाकर पूछता है कि आखिर वो है कौन, तो दिंग उसे अपने बारे में सब कुछ बताता है, और ये भी कि वो शीशी का बचपन का फ्रेंड है। वो लोग साथ में एक फिशिंग विलेज में रहते थे और उसका असली नाम आनियो है। जो सुन जिन को भी डाउट होता है, तो वो उससे पूछता है कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है, क्या तुम दोनों की कोई फोटो है साथ में, तो दिंग कहता है कि अभी तो नहीं है, मगर तुम चाहो तो हमारे विलेज में चलकर पता कर सकते हो, वहाँ सभी आनियो और उसकी मॉम को जानते हैं। तो फिर वो जिन से पूछता है कि आखिर तुम्हारा रिलेशन क्या है उसके साथ। जिन कहता है कि एम्प्लॉयर का। जो सुन दिंग तो समझ लेता है कि जिन शीशी का शुगर डैडी है, इसीलिए वो तो उसे मारने के लिए जाता है, मगर उल्टा जिन उसे पटक देता है। पर फिर उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा है, इसीलिए मैं तुम्हारी शीशी के साथ मीटिंग कराऊंगा, अगर अभी जो तुमने कहा वो तुम किसी को भी नहीं बताओगे। दिंग कहता है मिलने की जरूरत नहीं है, तुम बस मेरी एक चीज उसे दे देना। कहकर वो उनके विलेज का स्पेशल फूड बॉक्स देता है और बताता है कि इसे देखने पर वो समझ जाएगी कि उसे मुझसे मिलने के लिए कहाँ आना है। तो थोड़ी देर में शीशी मीटिंग करके वापस आ जाती है, तो उसे 2 दिन बाद मेंग्योन के साथ एक फूड शो करना है। इस बारे में तियानसु से बताती है। अब जिन शीशी के फैंस के गिफ्ट्स लेकर खड़ा था, जिसमें से शीशी दिंग के दिए हुए बॉक्स को उठाती है, जिसे देखकर शीशी का एक्सप्रेशन ही बदल जाता है, जैसे कि वो उस बॉक्स को पहचानती हो, मगर उससे स्मेल आ रही थी, इसीलिए तियानसु उसे डस्टबिन में फेंक देती है, मगर इससे जिन का डाउट तो और बढ़ जाता है। तो ये तीनों यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद दिंग डस्टबिन के पास आता है, तभी मेंग्योन आकर उस बॉक्स को उठा लेती है और दिंग से कहती है कि क्या तुम शीशी की फ्रेंड हो, जिसके बाद उसे बात करने के लिए बुलाती है। इधर शीशी के दांत में दर्द हो रहा था, क्योंकि उसने कैंडी खा लिए थे। तो मेड आकर उससे बताती है कि डॉक्टर ने तो आपको कैंडी खाने से मना किया था, क्योंकि कैंडी खाने की वजह से ही तो आपके सारे विजडम टीथ निकालने पड़े थे। जो सुन शीशी तो हैरान होती है, क्योंकि उसे दर्द विजडम टीथ में ही हो रहा था। तो वो नेट पे सर्च करती है कि विजडम टीथ एक बार निकालने के बाद क्या वो फिर से आते हैं, तो जवाब मिलता है नहीं। इसीलिए शीशी तो सोच में पड़ जाती है। पर फिर वो आधी रात को मास्क और टोपी लगाकर डेंटल क्लिनिक आती है, तो छुपकर उसे जिन भी फॉलो कर रहा था। अब शीशी तो क्लिनिक के अंदर चली जाती है, तो जिन बाहर उसका वेट करता है। तो शीशी अपने दांत चेक कराकर बाहर निकलती है, तो यहाँ जिन को देखकर शॉक्ड होती है, पर जिन सिर्फ कहता है कि चलिए मैं आपको घर ले चलता हूँ। तो शीशी उसे रोक कर पूछती है कि क्या तुम्हें नहीं जानना मैं आधी रात को यहाँ क्यों आई थी। जिन कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं सिर्फ आपकी सेफ्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो शीशी कहती है कि क्या होगा अगर मैं वो नहीं हूँ जिससे तुम्हें प्रोटेक्ट करना है, जिस पर जिन कहता है कि अब वो तुम ही हो। वहीं तरह मेंग्योन और दिंग को देखते हैं, जहाँ पर मेंग्योन तो खुद ही समझ लेती है कि जरूर दिंग और शीशी कपल थे, मगर शीशी ने उसे धोखा दिया पॉपुलैरिटी के लिए, इसीलिए वो दिंग के साथ प्लान बनाती है कुकिंग शो में कुछ गड़बड़ी करने का। अब अगले दिन कुकिंग शो तो लाइव चल रही थी, जिस बीच मेंग्योन कहती है कि शीशी तुमने ये बहुत गलत किया, तुमने पॉपुलैरिटी के लिए तुम्हारे बचपन के दोस्त को छोड़ दिया जो अब मेरा नया फ्रेंड है। तभी मेंग्योन दिंग को यहाँ बुलाती है, क्योंकि उसका प्लान था दिंग के जरिए लाइव शो में शीशी का खुलासा करना कि वो फेक शीशी है जो दिंग के विलेज से आई है। अब दिंग को यहाँ देख जिन तो परेशान हो रहा था कि कहीं वो सब कुछ लाइव शो में ना कह दे, मगर दिंग तो ऐसा कुछ भी नहीं करता, बल्कि वो कहता है कि वो एक ऑर्फन है जिसके पेरेंट्स ने उसे बचपन में ही छोड़ दिया था, जिसकी वजह से वो स्कूल नहीं जा पाता था। बट लकीली उसे शीशी मिली जिसने मुझे अपना छोटा भाई समझा और अपने पॉकेट मनी के पैसों से मेरी पढ़ाई में हेल्प की, इसीलिए मैं सभी के सामने मेरी सिस्टर का सभी के सामने शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अब ये सब देख मेंग्योन का प्लान तो फेल हो जाता है, तो हमें कल रात का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर मेंग्योन के साथ सारी प्लानिंग करने के बाद दिंग ने तो मेंग्योन की सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी। अब उसके जाने के बाद दिंग कहता है कि क्या तुम इससे मेरी बहन का रेप्यूटेशन खराब करना चाहती हो, पर मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। तभी उसने वो रिकॉर्डिंग तियान को भेजा था। तब तियान ने उसे मिलने के लिए बुलाया था, तो दिंग ने
उससे कहा कि अब तो बिलीव हुआ ना कि मैं उसका दोस्त हूँ। तो तब दिंग और तियान ने मिलकर ये सब कुछ प्लान किया था, सबके सामने मैंगी उनका ही मजाक बनाने के लिए। तो दिंग शीशी के गले लगकर कहता है कि तुम चाहे कोई भी हो, पर मेरे लिए तुम हमेशा मेरी बहन आनियो रहोगी। अब ये सब कुछ देखने के बाद जिन को तो यकीन ही हो गया था कि ये पक्का शीशी नहीं हो सकती। तो जिन ने डेब्यू परफॉर्मेंस के प्रैक्टिस के टाइम शीशी का एक हेयर सैंपल ले लिया था, जिसका उसने डीएनए टेस्ट कराने के लिए दिया था, जिससे उसे पता चला था कि 99.9% चांस है कि ये लड़की शीशी की ट्विन सिस्टर है। तो जिन अपने डैड के रूम वापस आता है, जहाँ वो शीशी के फोटोज को देखने लग जाता है, कहता है कि उसके पापा सिर्फ शीशी को ही नहीं ढूंढ रहे थे, बल्कि वो तो उन दोनों ट्विंस को ट्रैक कर रहे थे। तो आखिर जिन के फादर कौन थे जो इन ट्विंस को ट्रैक कर रहे थे, वो सब तो हमें कहानी में आगे ही पता चलेगा। जिनको पता चल चुका था कि शीशी और आनियो ट्विंस है। वहीं इधर मिस्टर शू शीशी का कुकिंग शो देख लेते हैं, जिसमें दिंग को देखकर वो अपनी मीटिंग कैंसिल कर चाइना वापस आने के लिए निकलते हैं, क्योंकि उन्हें शीशी के हर एक फ्रेंड के बारे में अच्छे से पता है और दिंग के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता। वहीं इधर शीशी दिंग को एक कैंडी देकर चली जाती है, जिसके रैपर में शीशी ने अपना नंबर लिखकर उसे दिया था। दिंग उस नंबर पे कॉल लगाता है, तो शीशी उसे कल 11 बजे उसके फिशिंग विलेज ले जाने के लिए कहती है। तो अगले दिन शीशी ऑफिस से छुपकर निकलने की कोशिश करती है, मगर जिन उसे पकड़ लेता है। तो वो अपने वोकल क्लास के लिए चली जाती है, लेकिन जिन तो उसका पीछा ही नहीं छोड़ता। तो शीशी पेट दर्द का नाटक करती है, लेकिन जिन के पास तो मेडिसिन तैयार थी। जो देख शीशी कहती कि मुझे गैस की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कहकर वो पीरियड्स का बहाना करती है और उसे सैनिटरी नैपकिन लाने के लिए कहती है, जिसके लिए उसे तो बाहर की शॉप जाना ही होगा। ऐसा शीशी ने सोचा था, मगर जिन के पास तो सैनिटरी नैपकिन भी होता है। जो देख शीशी उसे कहती कि तुम लड़के होकर ये सब लेकर घूमते हो। जिन कहता है इमरजेंसी सिचुएशन के लिए उसे रखना ही पड़ता है। तो शीशी को वॉशरूम जाना ही पड़ता है, जहाँ वो एक लड़की से सेटिंग करती है। तो वो लड़की बाहर एक लड़के के बम पे हाथ मार के चली जाती है। अब उसके पीछे जिन खड़ा था, इसीलिए वो लड़का तो जिन का कॉलर पकड़ लेता है, मगर जिन तो उसे अच्छा सबक सिखाता है। पर इसी मौके का फायदा उठाकर शीशी वहाँ से निकल जाती है। तो दिंग उसे विलेज जाने के लिए पिकअप करने आता है, जहाँ पर शीशी दिंग को पूरी कहानी सुनाती है कि उसे किस तरह से अपनी आइडेंटिटी पर शक होने लगा। दिंग कहता है तुम आनियो हो और विलेज चलने पर तुम्हें पता भी चल जाएगा। तो कुछ देर में शीशी और दिंग विलेज पहुँच जाते हैं, लेकिन इधर शीशी के फादर भी ऑफिस पहुँच चुके थे, जहाँ उन्हें शीशी कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। इसीलिए वो शीशी को कॉल करते हैं। तो शीशी बहाना कर देती है कि वो तो वोकल क्लास के लिए आई है। तो डैड पूछते हैं कि अभी वो कहाँ पर है, जिस पर शीशी तो उन्हें कुछ बता ही नहीं पा रही थी। तो डैड कहते हैं कि जिन को फोन दो। अब शीशी को यहाँ जिन कहाँ से मिलेगा, ये सोचकर वो तो और ज्यादा नर्वस हो रही थी। और तभी वहाँ पर जिन भी पहुँच जाता है और उससे फोन लेकर डैड से बात करता है। अब मिस्टर शू तो जिन पर काफी भड़क रहे थे कि तुम शीशी के साथ अकेले कैसे जा सकते हो, अगर उसे कुछ हो गया तो जिन उनसे सॉरी कहता है और बताता है कि वो दूर एक बीच पर आए हैं, क्योंकि शीशी का एक म्यूजिक वीडियो शूट है। तो शीशी जिन से फोन छीनती है, डैड से कहती है कि उसे अपने पीछे बॉडीगार्ड्स लेकर घूमना पसंद नहीं था, इसीलिए उसने जिन को अकेले आने के लिए कहा। देन डैड से कहती कि वो उसकी फिक्र ना करे, क्योंकि वो वीडियो शूट करने के बाद घर से ही सलामत पहुंच जाएगी। तो ये कहकर वो कॉल काट देती है। तो जिन उसके फोन से तियांसु को कॉल लगाता है और म्यूजिक वीडियो शूट करने के लिए क्रू मेंबर्स के साथ यहाँ पर आने के लिए कहता है। लेकिन इधर मिस्टर शू को तो शांति नहीं थी, ऊपर से वो तियांसु को ऑफिस में देखकर डांटने लग जाते हैं कि तुम कैसी मैनेजर हो जो अपने आर्टिस्ट को अकेले शूट पे भेज दिया। तियांसु उन्हें झूठ बोल देती है कि वो तो शूटिंग के बारे में डिस्कस करने के लिए रुकी थी और अभी वो शूटिंग सेट की ओर ही जा रही है। तो मिस्टर शू कहते हैं कि वो भी शीशी के पास जाकर उसे सरप्राइज करेंगे, क्योंकि अभी भी उन्हें थोड़ा डाउट था। अब मिस्टर शू तो तियांसु को अपनी कार से ले जा रहे थे। तो तियांसु छुपकर शीशी को मैसेज करने लगी थी, मगर मिस्टर शू तो फोन छीन लेते हैं और कहते हैं कि अभी 3 घंटे का सफर है तो आराम करो, फिर वहाँ पहुंचकर हम शीशी को सरप्राइज देंगे। वहीं तो शीशी जिन से पूछती है कि उसने मिस्टर शू से झूठ क्यों कहा, लेकिन जिन तो कोई जवाब ही नहीं दे रहा था। जो देखकर दिंग कहता है कि जरूर इस बॉडीगार्ड के कोई अलग इरादे हैं। देन पूछते हैं कि कहीं तुम उस असली शीशी को लाइक तो नहीं करते थे। अब इस सवाल को तो शीशी ही इग्नोर मार देती है और दिंग को आनियो का घर दिखाने के लिए कहती है। तो दिंग उसे एक हाउस बोट पर ले जाता है, जहाँ वो बताता है कि उसकी मॉम के साथ उसका बचपन इसी बोट पर गुजरा है। अब वहाँ की चीजों को देखकर शीशी को ऐसा फील होता है कि वो काफी टाइम से यहाँ पर रह चुकी है। तो उसे अकेला छोड़ दोनों बाहर चले आते हैं, जहाँ पर पहले दिंग जिन से असली शीशी के बारे में पूछता है। तो जिन बताता है कि वो ऐसी तो बिल्कुल भी नहीं थी, मगर दोनों की शक्लें बिल्कुल एक जैसी है। दिंग कहता है कहीं ये जुड़वा बहनें तो नहीं है, या फिर हो सकता है कि तुम्हारे बॉस मिस्टर शू ने आनियो और उसकी मॉम को छोड़ दिया था, इसलिए उन दोनों को यहाँ आना पड़ा होगा। अब आनियो की मॉम की बात सुनकर जिन उससे उनके बारे में बताने के लिए कहता है। तो दिंग बताता है कि आनियो ने उसे बताया था कि उसकी मॉम उसके साथ बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट थी। उन्होंने कभी उसे बोट हाउस से बाहर जाने नहीं दिया। बचपन से टीनेज तक आनियो ने बस हाउस बोट की खिड़की से बाहरी दुनिया देखी है। उसे बचपन से ही पियानो प्ले करना बहुत पसंद था, मगर चाहे वो कितना भी अच्छा प्ले कर ले, उसकी मॉम ने उसकी कभी तारीफ नहीं की। इवन उन्होंने तो शीशी को मोबाइल और इंटरनेट से भी दूर रखा था। मगर तब मैं एक दिन उससे मिला था, जिसके बाद हम दोनों दोस्त बने और फिर हम दोनों ने जुगाड़ लगाकर एक मोबाइल का इंतजाम किया। मगर आनियो की मॉम को ये पता चल गया तो उन्होंने उससे वो फोन भी छीन लिया था। तब से आनियो की बस एक ही विश थी, इस हाउस बोट से आजादी। पर एक दिन अचानक आनियो और उसकी मॉम दोनों ही गायब हो गए। तो अब शीशी को ये तो समझ में आ गया था कि वही आनियो है। तो वो दिंग का थैंक यू कहती है, मगर अभी तक उसे पूरी तरह से अपने बारे में याद नहीं आया था। पर आनियो अपने इकलौते दोस्त से मिलकर काफी खुश थी। तो अब से हम इसे आनियो ही बुलाएंगे। तो आनियो जिन से कहती है कि वो मिस्टर शू को सच बता देगी और अपनी जिंदगी में वापस आ जाएगी, क्योंकि उसकी मॉम भी गायब है, जिन्हें वो अब ढूंढना चाहती है। तो जिन कहता है कि अभी उसे ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मिस्टर शू अपनी बेटी को लेकर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। तो अगर उन्हें पता चला कि तुम कोई बहरूपिया हो, तब तो वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए हमें असली शीशी के मिलने तक वेट करना चाहिए। अब जिन तो ये
ये भी समझ जाता है कि शिशी का एक्सीडेंट किसी का प्लान था ताकि आनियो और शिशी की अदला बदली हो सके। तो आनियो कहती है पर मुझे तो मिस्टर शू बहुत ही अच्छे इंसान लगते हैं। तो जिन बताता है कि वो तो एक्सीडेंट के बाद तुम बच गई, अगर उस वक्त शिशी को कुछ हो जाता तो मिस्टर शू तो उस ड्राइवर को ही मार देते, इसीलिए जिन उससे शिशी की तरह एक्ट करते रहने के लिए कहता है, वरना अगर मिस्टर शू को उस पर डाउट हो गया तो उसके लिए बहुत ही खतरा हो सकता है। अब उनकी बातें चली रही थी कि तभी मिस्टर शू त्यांसु के साथ यहाँ पर पहुंच जाते हैं। अब आनियो तो उन्हें अचानक से देखकर थोड़ा घबराने लगती है, मगर सरप्राइज होने का अच्छा नाटक करती है। मगर तभी वहाँ पर दिंग आ जाता है, जिसे देख मिस्टर शू पूछते हैं कि आखिर तुम शिशी को कब से जानते हो। दिंग बताता है कि 10 सालों से। जो सुन मिस्टर शू तो उसका झूठ पकड़ लेते हैं, पर कंफर्म करने के लिए पूछते हैं कि शिशी ने तुम्हारी पढ़ाई में कैसे हेल्प की, अगर पैसे ट्रांसफर किए होते तो उसके अकाउंट में ट्रांजैक्शन डिटेल्स होते। जो सुन दिंग थोड़ा सोचकर कहता है कि वो तो मुझे कैश में पैसे दिया करती थी। अब यहाँ तो दिंग फंस गया क्योंकि शिशी ने आज तक कभी कैश का यूज नहीं किया। तो मिस्टर शू से धमका ही रहे थे कि आखिर वो है कौन, सच बताया वरना उसके साथ बहुत बुरा होगा। तभी त्यांसु कहती है कि शायद अब हमें मिस्टर शू को सब बता देना चाहिए। तो उसके इस नाटक में दिंग भी शामिल हो जाता है, कहता है कि ये तो हमारा सीक्रेट था ना। तो त्यांसु कहती है कि मिस्टर शू भी हमारे साथ ही है, इसीलिए उन्हें बताने से कुछ भी नहीं होगा। तो दिंग तुरंत आइडिया लगाता है, बताता है। तो वो बताता है कि कुकिंग शो में जो कुछ भी हुआ वो सब तो हमारा ही प्लान था ताकि शिशी की इमेज और ज्यादा अच्छी हो, और मैं तो मिस त्यांसु के लिए ही काम करता हूँ। इस पर जब शिशी भी कहती कि हाँ यही बात थी, तब जाकर डैड को यकीन होता है। पर अभी भी उन्हें शिशी की सेफ्टी की चिंता थी। इस पर शिशी कहती कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, जिन तो मेरे साथ ही है। तो मिस्टर शू शूटिंग के बारे में पूछते हैं कि वो कब तक चलेगी। इस पर त्यांसु बताते हैं कि टेक्निकल टीम की ओर से कुछ गलती हो गई थी, जिस वजह से शूटिंग थोड़ी डिले होगी, इसलिए हमें आज रात यहीं पर रहना पड़ेगा। इस पर मिस्टर शू साफ साफ मना करते हुए कहते हैं कि शिशी को वो अपने साथ घर लेकर जाएंगे। जो सुन आनियो शिशी के अंदाज में कहती है, ओ हेलो ओल्ड मैन, यहाँ पर काम चल रहा है तो प्लीज आप यहाँ से जाएंगे, मेरा टाइम वेस्ट मत करिए। अब शिशी अपने डैड को ओल्ड मैन बुलाती थी, जिस बारे में उसे घर के सीसीटीवी फुटेज से पता चला था। तो ये सुन मिस्टर शू थोड़ा शांत होते हैं, कहते हैं ठीक है फिर, लेकिन तुम्हें मेरे साथ डिनर करना होगा, जिसके लिए आनियो मान जाती है। अब वो लोग जा ही रहे थे कि जिन दिंग से कहता है यहाँ आसपास आनियो को जो लोग पहचानते हैं उन्हें यहाँ से बाहर निकालो। जो सुन दिंग उन्हें रोकते हुए कहता है कि वो डिनर की तैयारी करने जा रहा है, इसीलिए अभी वो लोग थोड़ा बीच साइड घूम ले। तो शिशी भी इस बात को सपोर्ट करती है और वो लोग सी साइड में मस्त घूम रहे थे। पर तभी एक ओल्ड लेडी आनियो को पहचान लेती है और उससे बात करने ही लगी थी, इवन उसके मॉम के बारे में बताने जा रही थी। मगर आनियो उनसे काफी रूडनेस के साथ बात करती है, पर फिर भी ओल्ड लेडी जाने का नाम ही नहीं लेती और कहती कि क्या तुम बीमार हो गई जो मुझे पहचान नहीं पा रही हो, और तुम्हारे साथ ये लोग कौन है। अब बीमार वाली बात सुनकर मिस्टर शू तो भड़क ही जाते हैं और ओल्ड लेडी पर गुस्सा करने लगता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी बेटी को तुमने बीमार कहा। सही टाइम पर दिंग वहाँ पर पहुंच जाता है और ओल्ड लेडी को यहाँ से जाता है। अब आनी को तो मिस्टर शू से डर ही लगने लगा था शिशी के लिए उन्हें इतना ज्यादा पॉजिटिव देखकर, इसीलिए वो अपने आप से कहती है कि अब से उसे अच्छे से एक्टिंग करना होगा, वरना अगर मिस्टर शू को उस पर डाउट हो गया तो वो उसे नहीं छोड़ेंगे। जिसके बाद ये लोग साथ में डिनर करने के बाद मिस्टर शू को सी ऑफ करने आते हैं, जहाँ जाते हुए मिस्टर शू जिन से शिशी का अच्छे से ध्यान रखने के लिए क्या कर जाते हैं। इधर दिंग त्यांसु के पास आता है तो त्यांसु उससे कहती है कि उसे म्यूजिक वीडियो शूट के लिए एक वेडिंग वेन्यू सेटअप चाहिए। तो इसी बहाने दिंग उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है या फिर कहीं तुम किसी के साथ एंगेज तो नहीं हो। त्यांसु कहती कि बस शूटिंग के लिए चाहिए, जिस पर दिंग कहता है ऐसी जगह तो नहीं है मगर हम शूटिंग के लिए बना सकते हैं। तो त्यांसु उसे जल्दी से वो सब कुछ रेडी करने के लिए कहती है। जो सुन दिंग पूछता है कि मैं ना ही तुम्हारा असिस्टेंट हूँ ना ही तुम्हारा बॉयफ्रेंड जो तुम मुझसे ये सब करवा रही हो। त्यांसु कहती है तुम उसके लिए भी काबिल नहीं हो, लेकिन तुम्हें ये करना ही होगा क्योंकि तुमने मिस्टर शू से झूठ जो कहा था, तो उस झूठ के बदले तुम्हें ये काम करना ही होगा, वरना अगर मिस्टर शू को पता चल गया फिर तो तुम सोच लेना। तो इसलिए दिंग मान जाता है। वहीं तर आनियो और जिन विलेज मार्केट घूमने के लिए आते हैं, जहाँ पर आनियो को एक वाइल्ड थॉट आता है कि कहीं मुझे शिशी बनाने के लिए मेरा प्लास्टिक सर्जरी तो नहीं किया गया होगा। इसीलिए वो जिन को उसका फेस चेक करने के लिए कहती है कि कहीं कोई प्लास्टिक सर्जरी की निशानी अगर हो तो। अब जिन तो काफी नर्वस होकर उसका फेस टच करता है और कहता है कि तुम रियल हो। तो आनियो कहती है फिर तो शायद शिशी और मैं ट्विंस होंगे। जिन कहता है जो भी हो हमें अब तुम्हारी मॉम को ढूंढना चाहिए, उनसे हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चलेगा। जिसके बाद ये लोग वहाँ के शॉप के बाहर घूमने लग जाते हैं, जहाँ शिशी को एक शेल ब्रेसलेट पसंद आता है तो जिन उसके लिए वो खरीद लेता है। मगर तभी हम दूर से एक औरत को देखते हैं जो आनियो पर नजर रखे हुए थी। आनियो को थोड़ा अजीब फील होता है तो वो उस और देखती है, मगर उसे वो औरत दिखाई नहीं देती। पर जब वो लोग आगे बढ़ जाते हैं तो हम फिर से उसी औरत को देखते हैं जो आनियो पर नजर रखे हुए थी। अब ये औरत आनियो की मॉम थी या फिर कौन, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। शिशी बोट हाउस में वापस आ गई थी, जहाँ उसे फ्लश के अंदर उसका वही पुराना मोबाइल मिलता है, जिसमें एक मैसेज आता है जो कि उसकी मॉम ने किया था, जिसमें लिखा था तुम मिस्टर शू की बेटी हो, इसीलिए वही रहो और यहाँ पर मत आना। जिसका मतलब वो नहीं समझ पाती। अब अगले दिन म्यूजिक वीडियो की शूटिंग की तैयारी होती है। त्यान शिशी को सीन्स के बारे में बताती है, जिसके बाद शिशी अपना आउटफिट चेंज करने जाती है, जहाँ पर वो उसकी मॉम को काफी सारे मैसेज करती है कि अभी वो है कहाँ और उनके कहने का मतलब क्या था, मगर मॉम की ओर से कोई रिप्लाई नहीं आता। इधर दिंग ने तो वेडिंग फोटोशूट के लिए बहुत ही अच्छा सेट बनाया था, जिसके
जिसकी तियान भी काफी तारीफ करती है। फिर दोनों मिलकर साथ में बचा हुआ काम करने लग जाते हैं, जिसके बाद म्यूजिक वीडियो की शूटिंग शुरू होती है। मगर डायरेक्टर को तियान की परफॉर्मेंस में वो फीलिंग ही नजर नहीं आ रही थी, इसीलिए वो काफी बार रीटेक कराते हैं, मगर फिर भी उन्हें एक भी शॉट पसंद नहीं आता। इसीलिए डायरेक्टर तो उसे डांटने ही लग जाते हैं, लेकिन कुछ ज्यादा ही हो जाता है, इसीलिए जिन को बीच में आना पड़ता है। तो तियान कहती है कि ये शिशी का पहला म्यूजिक वीडियो है, इसीलिए वो थोड़ी नर्वस लग रही है, तो इसीलिए अगर उसके साथ कोई पार्टनर हो तो शायद वो कंफर्टेबल हो जाएगी। तो डायरेक्टर जिन का एटीट्यूड देखकर उसे ही मेल मॉडल बना देता है, जिसके लिए आनियो मना कर रही होती है कि शायद वो नहीं कर पाएगा, मगर जिन तो तैयार हो जाता है। जिसके बाद उनकी शूटिंग शुरू होती है, जहाँ आनियो जिन के साथ शूटिंग करने में काफी ज्यादा कंफर्टेबल थी, इसलिए कुछ ज्यादा ही फील के साथ वो शूटिंग कंप्लीट कर लेती है। मगर इस दौरान दोनों ने कुछ ज्यादा ही फील कर लिया था, जिस वजह से तो डायरेक्टर के कट बोलने के बाद भी वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने में खोए हुए थे। दिन शाम को सभी मिलकर आफ्टर पार्टी करते हैं, जहाँ पर तियानसू आनियो से कहती है कि अपने बॉडीगार्ड के लिए कुछ गड़बड़ मत कर देना। तभी आनियो की नजर पड़ती है दूर खड़ी अपनी मॉम पे, पर तियानसू के साथ बात करने की वजह से कुछ पल के लिए उसका ध्यान भटकता है, तो अगले ही पल उसकी मॉम वहाँ से गायब हो जाती है। तो आनियो उस और जाने लगती है। तो जिनको जब आनियो तियान के पास नहीं दिखती तो वो उससे पूछने के लिए आता है, तो तियान उसे बता देती कि वो किस और गई है। तो जिन जल्दी से उस और जाता है, तो आनियो उसे बोट हाउस के पास मिल जाती है, जहाँ आनियो तो अपनी मॉम के बारे में सोचकर बहुत दुखी थी, क्योंकि उसे जानना था कि उसकी मॉम ने उसे बचपन से प्यार क्यों नहीं किया और अभी वो उसे छोड़कर कहाँ चली गई। तो जिन उसे कंसोल करता है, जिसके बाद वो उसे लेकर एक मूवी थिएटर जाता है, जहाँ वो उसे अपने बचपन के बारे में शेयर करता है कि बचपन में मुझे भी लगता था कि मेरे डैड मुझसे प्यार नहीं करते, क्योंकि वो उसे हमेशा डांटते रहते थे, इसीलिए वो तो एक बार घर से भाग भी गया था। मगर जब डैड को वो मिला तब उन्होंने उसे बिल्कुल भी नहीं डांटा और उसे एक मूवी थिएटर ले गए थे और पॉपकॉर्न भी दिलाए थे। फिर उसके साथ शांति से बैठकर मूवी देखी थी और उसके बाद से ही उन्होंने उसे कभी नहीं डांटा। दिन उसे बताता है कि पेरेंट्स चाहे हमें जितना भी डांटे, वो सब कुछ हमारी भलाई के लिए ही करते हैं। इधर दिंग तो तियानशु के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था, मगर तियानशु उसे कोई भाव ही नहीं देती। अब क्योंकि तियानशु का कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, इसीलिए दिंग थोड़ा ट्राई करने की कोशिश करता है, पर उसके कुछ कहने से पहले ही तियानशु उसे इनडायरेक्टली रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि मुझ पे अपना टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि कल से तो हम दोनों अपनी अपनी दुनिया में चले जाएंगे। ये कहकर वो चली जाती है, पर शायद दिंग अब थोड़ा सीरियस हो गया था, इसीलिए वो कहता है तो मैं तुम्हारी दुनिया में आ जाऊंगा। लेकिन इधर हमें पता चलता है कि जियांग भी तियानशु को लाइक करता है। अगले दिन दिंग एक फ्लावर शॉप में आता है, जहाँ वो तो बहुत ही मस्त मस्त फ्लावर का गुलदस्ता बनाता है, जो कि वो तियानशु को देने के लिए जा रहा था। तो तभी वहाँ पर जियांग भी पहुँच जाता है, जो बहुत ही सिंपल फ्लावर का गुलदस्ता चूज करता है। अब वो तो दिंग की यूनिक फ्लावर कॉम्बिनेशन की तारीफ करता है, फिर वो अपना गुलदस्ता लेकर चला जाता है। तो दोनों फिर से तियानशु के ऑफिस में मिलते हैं। तो दिंग उसे देखकर सरप्राइज होता है, तो वो उससे पूछता है कि क्या तुम जिसे पसंद करते हो वो भी इसी ऑफिस में काम करती है। जियांग कहता है हाँ। दिंग कहता है ये तो बहुत ही अच्छी कोइंसिडेंस हुई, मेरी फ्यूचर गर्लफ्रेंड भी यहीं पे काम करती है, पर वो थोड़ी हाई पोजीशन में है, पर तुम चिंता मत करना, मैं उसे कह दूंगा, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड का ख्याल रखेगी। तभी रिसेप्शनिस्ट उनसे पूछते हैं कि वो लोग किससे मिलना चाहते हैं। तो दोनों साथ में तियानशु का नाम लेते हैं, जो सुन दोनों शॉक्ड होकर एक दूसरे को देखते हैं। तो दिंग जियांग से बात करने के लिए बाहर ले आता है, जहाँ वो उसे कहता है कि तियानशु जल्दी ही मेरी गर्लफ्रेंड बनने वाली है। तो जियांग पूछता है कि क्या उसने तुम्हारा लव कन्फेशन एक्सेप्ट किया। दिंग कहता है अभी तो नहीं किया, लेकिन जल्दी ही एक्सेप्ट कर लेगी। तो जियांग उसे ऑल द बेस्ट विश करता है और जाने लगता है। दिंग उसे जैसे ही रोकने जाता है, तो जियांग के इंस्टिंक्ट एक्शन की वजह से वो तो दिंग को पटक देता है, जिसके बाद उसे सॉरी कहता है। इसके बाद दिंग उठकर कहता है कि एक बात याद रखना, मैं तियानशु पे कभी गिव अप नहीं करूंगा। जियांग कहता है कि मैं भी ये नहीं चाहता, क्योंकि वो बेस्ट लाइफ पार्टनर डिजर्व करती है, चाहे वो हम दोनों में से कोई हो या फिर कोई और। तो फिर दोनों फेयर कम्पीट करने का डिसाइड करते हैं, इसीलिए दोनों अपने अपने गुलदस्ते रिसेप्शन में छोड़कर चले जाते हैं, जिनमें से तियानशु जियांग वाला लेकर चली जाती है और दिंग का वाला रिसेप्शनिस्ट को देकर चली जाती है, जिससे हमारा दिंग तो अपसेट होता है। पर तभी उसे रिसेप्शनिस्ट से पता चलता है तियानशु के असिस्टेंट का इंटरव्यू चल रहा है। तो दिंग सीधे तियानशु के ऑफिस में पहुंच जाता है, जहाँ वो तो अपना एक दोस्त भी बना लेता है। अब तियानशु उसे यहाँ देखकर पूछती है कि आखिर वो क्या कर रहा है। दिंग कहता है मैं तो आपके असिस्टेंट का इंटरव्यू देने के लिए आया था, पर तियानशु उसे कहती है कि तुम इसके लिए सूटेबल नहीं हो। ये क्या कर जाने लगी थी। तो दिंग उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है, कहता है एक बार चांस तो देकर देखो। तो तियानशु उसका इंटरव्यू लेने के लिए मान जाती है, लेकिन उसका रिज्यूमे कुछ खास नहीं था, ऊपर से वो कॉलेज ड्रॉप आउट भी था, जिसका रीजन पूछने पर वो बताता है कि उसे वो सब बहुत ही बोरिंग लगता था, इसीलिए उसने वो सब छोड़ दिया। तो तियानशु कहती है कि यहाँ का काम और ज्यादा बोरिंग है, जिस पर दिंग कहता है कि तुम्हारे साथ काम करने का मौका मिला तब तो चाहे जो काम हो मेरे लिए वो बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होगा, बल्कि मेरे लिए तो वो सब कुछ बहुत ही चैलेंजिंग होगा। तो तियानशु उससे पूछती है कि अगर तुम मेरे असिस्टेंट होते तो फिर तुम उस मैंग्यून को कैसे हैंडल करते। दिंग कहता है ये तो बहुत ही आसान है, उसकी जैसी लड़की पॉपुलैरिटी के लिए कुछ भी कर सकती है, इसीलिए हमें उसकी हर कदम पे नजर रखना होगा। जिसके बाद वो तियानशु से एक बेट लगाता है कि मैंग्यून फिर से शीशी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू करेगी। तो अगर ऐसा हुआ तो तियानशु एक बार दिंग के जॉब के लिए जरूर कंसिडर करेगी। तो थोड़ी देर में होता भी ऐसा ही है। अनियो जिन के साथ स्टूडियो में आ ही रही थी कि तभी एक लड़की उसकी तरफ जूस फेंकती है, जिसे जिन अपने अम्ब्रेला से रोक लेता है। तो बाकी बॉडीगार्ड्स आकर उस लड़की को पकड़ लेते हैं। तो वो लड़की विक्टिम कार्ड खेलने लग जाती है और मीडिया वालों को बुला बुला कर कहने लगती है कि शीशी मुझे बुली कर रही है। तो शोरगुल सुनकर तियान भी बाहर आ जाती है, जो उस लड़की को हैंडल कर लेती है। फिर सारे मीडिया वालों को चाय पानी के लिए अंदर बुलाती है। तो दिंग तियानशु से कहता है कि मैं उस मैंग्यून के मामले में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, जिसके लिए तियानशु मान जाती है। रानियो जिन को वो मोबाइल और उसका मैसेज के बारे में बताती है, क्योंकि अब वो दोनों साथ मिलकर सच का पता लगा रहे थे। तो मिस्टर शू शाम को कहीं बाहर जाते हैं। तो इस मौके का फायदा उठाकर जिन ने प्लान बनाया था मिस्टर शू
शू के रूम में घुसने का, क्योंकि डीएनए रिपोर्ट से उसे पता चल गया था कि आनियो भी मिस्टर शू की बायोलॉजिकल बेटी है। तो इन ट्विंस के सीक्रेट के बारे में मिस्टर शू के रूम की तलाशी लेने से उसे कुछ न कुछ तो पता चल ही जाएगा। इसीलिए जिन ने मिस्टर शू के बंगले का एक मैप बनाया था, जिसमें उसने उनके रूम तक जाने का सबसे सेफ रास्ता भी ढूंढ लिया था बिना सीसीटीवी कैमरे में आए। इधर आनियो तो अभी भी लगी हुई थी अपनी मॉम को मैसेज करने में, जिनका कोई भी रिप्लाई उसे नहीं मिलता। इधर जिन तो सीसीटीवी से बचते हुए मिस्टर शू के रूम में आ जाता है, जहाँ उसे एक लॉकर दिखा देता है। तो वो उसे अनलॉक करने की कोशिश करता है, मगर तभी उसे किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। इसीलिए वो पर्दे के पीछे छुप जाता है। पर वो तो आनियो ही थी, और वो भी यहाँ पर कोई सबूत ढूंढने के लिए आई थी उसके ट्विंस होने के बारे में। अब लॉकर देखकर वो भी नीचे बैठ जाती है, पर उसका हाथ एक स्विच पे लग जाता है, जिससे रूम के सारे मॉनिटर्स ऑन हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से मिस्टर शू सीसीटीवी के जरिए सब पर नजर रखते हैं। लेकिन तभी वो मिस्टर शू की आवाज सुनती है, जो वापस आ गए थे और उसके रूम से ही वो लौट रहे थे। अब उन्हें वहाँ पर शीशी ना दिखाई देने पर वो तो जिनको भी आवाज लगाने लग जाते हैं, लेकिन किसी को भी उन दोनों के बारे में पता नहीं था। तो वो अपने रूम की ओर ही आ रहे थे। जिनकी आवाज सुनकर आनियो तो घबरा ही जाती है, इसीलिए वो डरते हुए पर्दे के पास आ जाती है, जहाँ पर जिन तो उस पर हमला करने ही जा रहा था। मगर आनियो को देखकर वो पर्दे के पीछे उसे छुपा लेता है। तो मिस्टर शू आकर मॉनिटर्स ऑन करते हैं, जिसमें वो शीशी को अपने रूम में आते हुए देखते हैं, मगर वो यहाँ से बाहर नहीं गई थी, इसीलिए वो आसपास देखने लग जाते हैं। तो वो जैसे ही पर्दा हटाते हैं तो वो देखते हैं शीशी और जिन तो रोमांस कर रहे थे। अब आनियो तो फिर से अपनी शीशी वाली अंदाज से डैड पे ही चिल्लाने लग जाती है। तो जिन वहाँ से चला जाता है। तो डैड उससे पूछते हैं कि आखिर ये सब चल क्या रहा था। शीशी कहती मैं तो बस थोड़ा मजा करना चाहती थी, पर किसे पता था कि आप इतनी जल्दी वापस आ जाएंगे। डैड पूछते हैं कि आखिर जिन यहाँ क्या कर रहा था, कहीं उसने तुम्हें फोर्स तो नहीं किया। शीशी कहती है कहाँ ऐसा कुछ हुआ, वो तो खुद ही नर्वस हुआ पड़ा था। तभी शीशी देखती है कि उसके ड्रेस में एक ईयरबग लगा हुआ था, जिससे उनकी बातें जिन सुन रहा था। तो शीशी इधर कह देती है कि वो जिन को लाइक करती है। ये सुन डैड तो हैरान होते हैं, उससे कहते हैं कि वो तुम्हारे लायक नहीं है। तो वानियो थोड़ा इमोशनल ड्रामा शुरू कर देती है और कहती कि आप तो हर वक्त बिजनेस ट्रिप पे रहते हो, यहाँ मैं बिल्कुल अकेली होती हूँ। मुझसे यहाँ के सभी स्टाफ्स बहुत डरते हैं, इसीलिए मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लगता, पर जब जिन मेरे पास होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। देन वो अपने इमोशनल डोज थोड़ा और बढ़ाती है और कहती है कि कभी कभी मैं इतनी ज्यादा अकेली हो जाती हूँ कि मुझे लगता है कि आप और मॉम मुझे लाइक नहीं करते। मेरी मेमोरी लॉस होने की वजह से मैं मॉम को याद नहीं कर पाती। वो कैसी दिखती थी मैं तो ये भी भूल चुकी हूँ। ये सब देख डैड भी इमोशनल हो जाते हैं। तो वो उसे कहते हैं कि हम सब तुम्हें बहुत प्यार करते हैं और तुम्हारी मॉम तो तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी, क्योंकि तुम्हारा जन्म होने से कुछ महीने पहले ही तुम्हारी मॉम को एक तरह की टर्मिनल डिजीज हो गई थी। तब डॉक्टर ने उन्हें एडवाइस किया था बच्चा गिराने का, मगर तुम्हारी मॉम ने तुम्हें दुनिया में लाने के लिए अपनी हालत के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। उन्होंने अपनी मेडिसिन नहीं ली क्योंकि उससे तुम पर असर हो सकता था, पर तुम्हारे आने के बाद वो जैसे सब कुछ भूल ही गई थी अपनी बीमारी के बारे में, क्योंकि वो तुम्हें पकड़ इतनी ज्यादा खुश थी। अब उनकी ये सारी बातें सुन आनियो तो इमोशनली हो जाती है। तभी डैड लॉकर खोलकर एक बॉक्स निकालते हैं, जिसमें शीशी के फुटप्रिंट्स उन्होंने फ्रेम बनाकर रखा था। उसी बॉक्स में उसे शीशी का बर्थ सर्टिफिकेट भी मिलता है, जिससे उसे पता चलता है कि शीशी की मॉम का नाम तो कुछ और ही था और उस दिन सिर्फ एक ही बच्चे का जन्म हुआ था। डैड से उसके बचपन का एक वीडियो दिखाते हैं, जिसमें मॉम एंड डैड शीशी के साथ बहुत खुश थे। डैड कहते हैं कि तुमसे इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार मैं और तुम्हारी मॉम करते हैं, क्योंकि तुम हमारी इकलौती बच्ची हो। जो सुन आनियो और जिन दोनों ही हैरान थे। पर इधर हम देखते हैं कि आनियो की मॉम ने असली शीशी को कहीं पर छुपा कर रखा था। तो इस शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है, जब तियांसु शीशी की मैनेजर बनी थी। उसने अपने पहले दिन शीशी को व्हीलचेयर पर जाते हुए देखा था, जो उसकी एक गलतफहमी थी, जिसके थोड़ी देर बाद शीशी उससे बात करने के लिए आई थी, जहाँ पर उसने तियांसु को काफी नीचा दिखाने की कोशिश की थी, क्योंकि वो पहले मैंग्यून की मैनेजर थी जिसने उसे निकाल दिया था। लेकिन तियांसु ने भी उसे अच्छा जवाब दिया था, जिससे गुस्सा होकर शीशी ने अपने मेड को थप्पड़ मार दिया था, जो उसके साथ में आई थी, और इस सीन का किसी ने रिकॉर्डिंग कर लिया था। तो अब कमिंग बैक टू द प्रेजेंट, वो थप्पड़ मारने वाली वीडियो अभी वायरल हो गई थी, जिससे शीशी के बारे में बहुत से नेगेटिव कमेंट्स आ रहे थे। इसलिए मिस्टर शू तियांसु को ये सब हैंडल करने के लिए कहते हैं। वहीं इधर मिस्टर शू को शीशी में कुछ तो चेंज फील होता है, स्पेशली जिन के साथ उसके बिहेवियर को लेकर। तो वो अपने मॉनिटर्स चालू करते हैं, जिसमें वो शीशी और जिन को साथ में देखते हैं, जहाँ पर आनियो शीशी का वही वीडियो देखकर जिन से कुछ कहने जा रही थी। पर इससे पहले जिन उसे इशारा करके बता देता है कि यहाँ पे चारों ओर कैमरास लगे हुए हैं। इसीलिए आनियो जिन के करीब आती है और उसे कहती है कि शीशी तो मुझसे बहुत ही अलग बिहेव करती थी, तो क्या किसी को अभी तक मुझ पर शक नहीं हुआ होगा। तो जिन कहता है मेमोरी लॉस की वजह से कोई इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देगा। तो आनियो फिर उसके करीब जाकर पूछते कि आखिर वो मिस्टर शू के रूम में क्यों गया था। सच बोलने के लिए कहती है। कहकर वो उसे पेड़ के पास ले जाती है, जहाँ पर जिन कहता है हमारा मकसद एक है, सच्चाई का पता लगाना। देन उसे ये भी बताता है कि उसने आनियो का डीएनए टेस्ट करवाया था, जिससे ये प्रूफ हो जाता है कि तुम मिस्टर शू की ही बेटी हो। तो वो पूछती है कि आखिर शीशी कौन है। जिन कहता है कि शायद मिस्टर शू ने इस बात को सारी दुनिया से छुपाया था, हो सकता है इसके पीछे उनका कोई बड़ा सीक्रेट हो, जिस वजह से उन्होंने जानबूझकर तुम्हारे बारे में दुनिया से छुपा कर रखा था। इसीलिए जो भी करना सोच समझ कर करना, वरना अगर उन्हें तुम्हें लेकर डाउट हो गया तो तुम बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस जाओगी। जिसके बाद आनियो जिन को उसका ईयरबग देकर कहती है कि आगे से मेरे साथ थोड़ा ऑनेस्ट रहने का ट्राई करना। ये कहकर वो चली जाती है और जिन उसके बारे में ही सोचने लग जाता है। फिर वो जियांग के शॉप आता है, जहाँ पर वो अपने दोस्त को बताता है कि उसे आनियो के लिए थोड़ा बुरा लग रहा है, क्योंकि वो तो अपने मकसद से शीशी के पीछे पड़ा था ताकि उसे अपने डैड की एक्सीडेंट की सच्चाई पता चले। लेकिन आनियो से झूठ बोलकर उसे अच्छा नहीं लग रहा था। जियांग पूछता है कहीं तुझे उससे प्यार तो नहीं हो गया जो उसके लिए बुरा फील कर रहा है। जिन तो इस सवाल को इग्नोर करके उसके तियांसु के बारे में पूछने लग जाता है कि आखिर तेरे प्यार का क्या हुआ, क्या तूने उसे बताया। ज्यादा देर होने से पहले बता दे, वरना बहुत पछताएगा। तो यहाँ हमें पता चलता है कि जियांग के ब्रेन में बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, जिससे
उसकी जान भी जा सकती है, इसीलिए वो जल्दबाजी नहीं करना चाहता। तो जिन पूछता है क्या उसे फिर से पेन हुआ। जियांग कहता है नहीं वो अभी ठीक है। तो जिन उसे अपना ध्यान रखने के लिए क्या कर चला जाता है। इधर तियानसु मेंग्युन को धमकाने के लिए आती है ताकि वो शिशी से दूर रहे, वरना वो मेंग्युन की सारी एंडोर्समेंट घोटाले एक्सपोज कर देगी, जिसका उसके पास प्रूफ है जो दिंग और तियानसु ने मिलकर ढूंढ निकाले थे। अब इससे मेंग्युन मैडम तो थोड़ा डर जाती है, पर उसे तियानसु और शिशी पे बहुत गुस्सा आता है। इधर जिन का शिशी को बचाने वाला वीडियो वायरल हो गया था। जब मेंग्युन ने शिशी पर जूस फेंकवाया था तो उन दोनों को साथ में पब्लिक बहुत पसंद कर रही थी। इवन उन्हें तो कई लोग कपल भी कंसिडर कर रहे थे। इससे हर जगह शिशी तो ट्रेंडिंग टॉपिक बन गई थी। ये देखकर तियानसु को एक आइडिया आता है और वो शिशी और जिन को ऐसे ही कपल बने रहने का एक्टिंग करने के लिए कहती है, ताकि इससे शिशी भी ट्रेंडिंग टॉपिक पर बनी रहे और इससे उसकी नेगेटिव इमेज भी क्लियर हो जाए। तो उसका प्लान था इन दोनों के डेली लाइफ का व्लॉग बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का, लेकिन जिन तो इसके लिए साफ मना कर देता है। रीजन पूछने पर जिन कुछ भी नहीं कहता। तियानसु कहती कि ये तुम्हारी मैडम के लिए ही अच्छा होगा, पर अगर तुम फिर भी मना करते हो तब तो इसका एक ही मतलब है कि तुम्हारा कोई सीक्रेट है जिसे तुम दुनिया को पता चलने देना नहीं चाहते, और वो ये है कि तुम शिशी को लाइक करते हो, इसीलिए तुम इसके लिए मना कर रहे हो क्योंकि तुम्हें डर है कि कैमरास की वजह से शिशी के लिए तुम्हारी फीलिंग्स एक्सपोज ना हो जाए। तो ये सारी बकवास सुनने के बाद जिन कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो जिन कहता है कि हमारी फील्ड के लोगों के 3 प्रिंसिपल्स हैं, किसी भी कीमत पर अपने एम्प्लॉयर की जान बचाने का, एम्प्लॉयर के हर ऑर्डर को फॉलो करने का, उनके साथ पर्सनल फीलिंग्स नहीं रखने का। तो आनियो भी कहती है कि हमें इस आइडिया को ड्रॉप करना चाहिए, फिर हम कुछ और सोच लेंगे। ये क्या कर वो चली जाती है तो जिन भी उसके पीछे जाता है, जिसके बाद जिन आनियो से सॉरी कहता है तियानसु के आइडिया को रिजेक्ट करने के लिए, क्योंकि ऐसे बॉडीगार्ड उसका ज्यादा मीडिया एक्सपोजर उसके लिए ज्यादा अच्छा नहीं होगा। इसीलिए वो कहता है कि उन्हें अभी आनियो के मॉम को ढूंढने के बारे में सोचना चाहिए। जिसके बाद मिस्टर शु जिन को बात करने के लिए बुलाते हैं, जहाँ पर वो उसका शिशी को बचाने वाला वीडियो भी देखते हैं। फिर उससे पूछते हैं कि आखिर तुम मेरी बेटी के बारे में क्या सोचते हो। जिन कहता है वो मेरी एम्प्लॉयर है जिनको मुझे किसी भी हाल में प्रोटेक्ट करना है। मिस्टर शु कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम दोनों की अच्छी खासी दोस्ती हो गई है, इसलिए उस एक्सीडेंट के बाद से वो तो कुछ ज्यादा ही तुम्हारी बात मान रही है, वरना वो पहले बहुत ही ज्यादा जिद्दी थी, जो किसी की भी बात नहीं सुनती थी और गुस्सा तो उसके नाक पे चढ़ा रहता था। पर अब शायद तुम्हारी वजह से उसमें थोड़े चेंजेस आ गए हैं। जिन कहते हैं वो हमारी सिक्योरिटी वर्क से बहुत कोऑपरेट करती है। मिस्टर शु कहते हैं कि ये तो अच्छी बात है, अगले महीने शिशी को चेक करने के लिए एक मेडिकल टीम आ रही है, इसलिए मैं शिशी का फुल बॉडी चेकअप कराना चाहता हूँ। मगर शिशी को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए तुम्हें उसे इसके लिए मनाना होगा। ये कहकर मिस्टर शु उसे उस मेडिकल टीम का डेटा देते हैं, तो जिन इसके लिए मान जाता है। इधर तियानसु जियांग के दिए हुए फूल देखकर उसे उसकी याद आती है, तो वो उससे मैसेज करने लग जाती है। अब वो तो जियांग से बातें करके बहुत खुश लग रही थी, तभी वहाँ पर दिंग आ जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि दिंग को उसने अपना असिस्टेंट रख लिया था। तो वो तियानसु के लिए फ्रूट्स लेकर आया था, तो वो जानबूझकर जिन ने उसका आइडिया रिजेक्ट किया इस बारे में बोलने लग जाता है, जो सुन तियानसु उससे कहती है कि फिर क्या तुम्हारे पास इससे कोई अच्छा आइडिया है। तो आइडिया बताने से पहले दिंग उससे पहले फ्रूट्स खिलाता है, फिर बताता है कि उन्हें शिशी के साथ टीम अप करने के लिए एक दूसरे पॉपुलर बंदे को ढूंढना होगा, जिसे हम किसी शो के बहाने शिशी का पार्टनर बना देंगे। इसीलिए वो उसे एक डेटिंग शो का आइडिया बताता है, जो तियानसु को भी पसंद आता है। तो दिंग कहता है कि क्या मेरे इस आइडिया के लिए मुझे कोई इनाम नहीं मिलेगा। तियानसु से क्या चाहिए बताने के लिए कहती है। तो दिंग कहता है कि अगर ये प्लान सक्सेसफुल रहा तो मुझे प्रॉमिस चाहिए कि तुम मेरे साथ एक डेट पर चलोगी, जगह मैं डिसाइड करूंगा। तियानसु कहती है कि क्या तुम इस चांस को ऐसे ही वेस्ट करना चाहते हो, इसका कोई मतलब नहीं बनता, तुम्हें कोई फायदा भी नहीं होने वाला। दिंग कहता है मतलब की चिंता तुम मत करो, लेकिन तियानसु कोई जवाब ही नहीं दे रही थी। तो दिंग कहता है कि कहीं तुम डर तो नहीं गई, मेरे साथ डेट पे चलने के बाद तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। तो तियानसु उसे बकवास बंद करने के लिए कहती है और इसके लिए मान जाती है। तो तियानसु इस शो की प्लानिंग कर लेती है और शिशी को इस शो के बारे में बताती है, तो वो भी इसके लिए मान जाती है। इसके बाद आनी और जो बंदा इसका पार्टनर बनने वाला था उसे भी डिस्कशन करने के लिए आते हैं। उससे पहले लिफ्ट में मेल लीड के साथ उसकी मुलाकात होती है, जिसका नाम जुआन है। तो वो मस्त अपना इंट्रो देता है, मगर जिन के साथ हाय हेलो करते टाइम जिन तो उसे भाव ही नहीं देता। जिसके बाद डायरेक्टर के साथ इनकी मीटिंग होती है, जहाँ पर वो उन्हें सारे सीन्स के बारे में समझा रहे थे। तो ये सब कंप्लीट होने के बाद शूटिंग शुरू हो जाती है, जहाँ पर जिन तो शूटिंग एरिया के बाहर खड़ा था, वहीं इधर स्केटिंग का सीन था जो आनियो को नहीं आती थी और जुआन को उसे सिखाना था। पर जुआन की एंट्री के बाद अचानक से आनियो का पैर फिसल जाता है और वो गिरने वाली होती है, पर इससे पहले ही भाग कर पहुंच जाता है मिस्टर बॉडीगार्ड और इसे बड़े ही स्टाइलिश अंदाज से गिरने से बचा लेता है। जो देखकर डायरेक्टर तो भड़क जाते हैं, उसे कहते हैं यहाँ पर एक डेटिंग शो की शूटिंग चल रही है, कोई एक्शन मूवी नहीं। तो आनियो ठीक है कहकर जिन को अभी जाने के लिए कहती है। जिसके बाद उनकी शूटिंग शुरू होती है, जिसमें आनियो और जुआन के कुछ रोमांटिक डायलॉग्स थे और उन्हें काफी सीन्स में क्लोज भी आना था, जो सब देखकर हमारे जिन को तो बहुत ही जेलसी हो रही थी। जुआन को आनियो के क्लोज आता देख जिन तो जुआन की ओर बड़े ही गुस्से के साथ देखता है और वो गुस्सा पानी के बोतल का कचूमर बनाकर निकालता है। अब शाम को इनकी शूटिंग का पैकअप होता है, जहाँ बारिश भी गिरने वाली थी। तो जुआन इसके लिए छाता लाने के लिए चाहता है, जो देख जिन उससे पहले ही अपना एडवांस छाता लेकर आ जाता है और आते हुए वो अपने छाते में छुपे हुए चाकू से जुआन के छाते पर कट मार देता है, जिसे आनियो देख लेती है, मगर जुआन को ये दिखाई नहीं देता। अब आनियो तो ये देखकर बड़ी खुश हो रही थी। तो जिन के साथ जुआन भी अपना फटा हुआ छाता लेकर आ जाता है, पर जैसे ही अपना फटा हुआ छाता खोलता है, भाई को तो बड़ी एम्बेरसमेंट होती है। तो जिन आनियो को लेकर चला जाता है। तो जुआन अपने आप से कहता है कि यार इस बॉडीगार्ड की वजह से मैं शीशे से अच्छे से बात भी नहीं कर पा रहा। अब आनियो अपने होटल रूम में स्क्रिप्ट पढ़ रही थी, तो जिन रूम की चेकिंग करने लग जाता है। तो उसे देख आनियो पूछते कि तुमने वो जानबूझकर किया था ना। जिन कहता नहीं और फिर अपने चेकिंग में लग जाता है। तो चेकिंग करते हुए उसकी नजर पड़ती है आनियो की स्क्रिप्ट पर, जिसमें आगे एक किसिंग सीन भी आने वाला था। अब आनियो भी नोटिस करती कि वो देख रहा है, तो वो एक्सप्लेन करने लग
जाती है कि रियल किस नहीं है। जिन कहता है कि वैसे तो मुझे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, पर मुझे इस सीन के रिहर्सल के दौरान क्या सब होगा इस बारे में जानना होगा ताकि मैं आपके सिक्योरिटी का प्लान कर सकूं। अब आनियो तो समझ जाती है कि वो एग्जैक्ट सीन्स के बारे में जानना चाहता है, इसीलिए वो उसे थोड़ा जेलस फील कराने के लिए जानबूझकर स्क्रिप्ट को कुछ ज्यादा ही रोमांटिकली पढ़ने लग जाती है, जिसमें हाथ पकड़ने से लेकर किसिंग सीन्स तक थे। जो सब सुनकर जिन सच में जेलस हो भी रहा था, तो आनियो और ज्यादा किस वाले सीन को डिस्क्राइब करने लग जाती है। जिसके बाद जिन को टीज करते हुए पूछते कि उसे सीन कैसा लगा। जिन कहता है ये सीन बिल्कुल भी डिसेंट नहीं था। तो आनियो पूछते क्या तुम अभी फ्री हो, लेकिन जिन तो उसे सीन को ही चेंज कराने के लिए कह देता है। जो सुन आनियो पूछते कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम जेलस हो रहे हो। जिन कहता नहीं तो। तभी उनके रूम के बाहर जुआन आ जाता है, जो उसे रिहर्सल के लिए बुलाने के लिए आया था। अब आनियो जैसे ही दरवाजा खोलने के लिए जाती है, जिन तो उसे जाने से रोक लेता है। फिर उसके करीब जाकर कहता है कि क्या उस सीन में ऐसा करना है, फिर तो रिहर्सल के लिए आउटसाइडर की जरूरत नहीं है। ये कहकर वो तो उसके बहुत ही करीब चला जाता है, जिससे तो आनियो नर्वस ही होने लगी थी। तो वो जुआन से कह देती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वो भी रेस्ट करेगी। तो जुआन वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जिन तो उसे किसी करने जा रहा था, पर वो उसे कहकर चला जाता है कि कल वो सुबह 7 बजे उसे जगाने के लिए आएगा। फिर बाहर आकर वो तो स्माइल कर रहा था, वहीं इधर आनियो भी ब्लश कर रही थी। तो वो जिन के बारे में सोचकर ब्लश कर ही रही होती है कि तभी उसे दिंग फोन करके बताता है कि उसे जिन के बारे में एक इम्पोर्टेंट बात पता चली है कि वो जब शिशी का बॉडीगार्ड नहीं था, उससे पहले भी उसने शिशी का बहुत बार पीछा किया था। तो उसका 1 साल पहले का पुराना फोटो उससे मिला है, जिसमें जिन छुपकर शिशी को फॉलो कर रहा था। ये जानकर आनियो शॉक्ड होती है और छोटे से फ्लैशबैक से होता है मिस्टर शू ने जिस मेडिकल टीम को बुलाया था, उन डॉक्टर्स में जिन को कुछ गड़बड़ लगता है, इसीलिए उसने जियांग से उनके बारे में पता करने के लिए कहा था। अब प्रेजेंट में दिंग ने आनियो को बता दिया था कि जिन शिशी का बॉडीगार्ड बनने से पहले भी उसका पीछा करता था। ये सुन आनियो बाहर आती है और जिन को अपने साथ बात करने के लिए उसी मूवी थिएटर ले जाती है, जहाँ वो उससे पूछती है उस फोटो के बारे में कि आखिर उसका मकसद क्या है शू फैमिली में काम करने का। जिनको जवाब नहीं देता तो आनियो पूछती है क्या तुम उसे लाइक करते हो, इसीलिए तुमने ये सब किया और मेरे साथ शिशी की तरह ट्रीट किया, जबकि तुम्हें पता है मैं शिशी नहीं हूँ। लेकिन जिन अब भी कोई जवाब नहीं देता। तो आनियो कहती कि अगर तुम्हें इस बारे में नहीं बताना तो कोई बात नहीं, मेरे भी बहुत सीक्रेट्स हैं जिनके बारे में अगर तुमने मुझे पूछा तो मैं तुम्हें बता दूंगी। पर जिन कहता है उसे कुछ भी नहीं पूछना। ये सुन आनियो अपसेट होकर चली जाती है। तो जिन उसके पीछे जाता है, जहाँ से बाहर आने पर कुछ पापराजी वाले उनकी साथ में फोटोज क्लिक करने लगते हैं। तो जिन उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ से भगा कर ले जाता है, जहाँ पर दोनों एक दीवार के पीछे छुप जाते हैं, जिससे फिर से दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं। पर उन रिपोर्टर्स के जाने के बाद दोनों बाहर चले आते हैं। रास्ते में अचानक बिल्ली के पार होने की वजह से आनियो घबरा जाती है। तो जिन अपना लाइटर जला लेता है, फिर उससे पूछता है कि क्या उसे अंधेरे से डर लगता है। आनियो कहती है नहीं और जाने लगी थी। पर जिन उसे रोकते हुए कहता है कि पर मुझे डर लगता है। देन उसे कहता है कि तुमने जो कुछ भी मुझसे पूछा था, मैं चाहता तो तुम्हें कुछ भी बहाना करे बता सकता था, पर नहीं बताया क्योंकि मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता। अभी जो मैं काम कर रहा हूँ ये अंधेरे के और बढ़ने के जैसा है और तुम मेरे लिए इसकी रोशनी की तरह हो, इसलिए प्लीज मुझसे दूर मत जाना। जो सुन आनियो उसे कहती कि जब उसे सही टाइम लगे तभी वो उसे इन सब के बारे में बताए। देन पूछती कि फिर शिशी तुम्हारे लिए क्या है और उसके लिए तुम्हारी फीलिंग्स क्या है। तो जिन कहता है कि मैंने कभी भी शिशी की तरह तुम्हें ट्रीट नहीं किया और मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, जो है वो आनियो तुम्हारे लिए है। जो सुन आनियो तो बहुत खुश होती है। जिसके बाद दोनों साथ में घोस्ट मार्केट घूमने के लिए जाते हैं, जहाँ पर कोई लाइट्स नहीं जलती, पर वहाँ रात में घूमने में बहुत मजा आता है। तो दोनों मस्त घूमते हैं, कैंडी वगैरह खरीदते हैं। आनियो एक स्टारलाइट कैंडी बनवाती है जो वो जिन को गिफ्ट करती है। तो जिन कहता है कि मेरे लिए तो स्टारलाइट तुम ही हो। जो सुन शिशी तो जिन को किस कर लेती है। तभी अचानक वहाँ पर लाइट्स भी ऑन हो जाती है। तो दोनों खुश होकर फिर से किस करते हैं, लेकिन अभी तक दोनों में से किसी ने डायरेक्टली प्यार का कन्फेशन नहीं किया है। इधर डेटिंग शो को तो बहुत ही अच्छे रिस्पॉन्स मिल रहे थे। तो तिंग भाई साहब अपने डेट का प्रोग्राम बनाकर ले आते हैं। वो तियांशु को 3 कार्ड्स में से एक चूज करने के लिए कहता है जो उनकी डेट की जगह होगी। अब तियांशु बिना देखे ही एक उठा लेती है क्योंकि वो दूसरी और काम कर रही थी। तो तिंग पूछता है वो कब फ्री होगी। तियांशु बताती कि वो कल दोपहर तक फ्री हो जाएगी। तो तिंग आउटडोर बोटिंग करने का प्लान बनाता है क्योंकि कार्ड में वही निकला था। अब अगले दिन जब वो लोग उस जगह पहुंचते हैं, पहले तो तियांशु से थोड़ा डांट लगाती है ऐसी जगह चूज करने के लिए। तिंग कहता है ये तो तुम्ही ने चूज किया था। तो वो उसे बाकी 2 कार्ड्स दिखाने के लिए कहती है जो की आइलैंड पर बाइकिंग और माउंटेन क्लाइंबिंग थी। जो देख तियान वाज लाइक ऐसी जगह पर डेट कौन करता है, ऊपर से कितनी गर्मी भी है यहाँ पर। तिंग कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, दिन भर तो हम लोग ऑफिस में ही बैठे रहते हैं, इसलिए हमें थोड़ा बाहर भी घूम फिर लेना चाहिए। ये कहकर वो उसे बोटिंग कराने ले जाता है, जहाँ पर तियांशु को तो फोन पे फोन आए जा रहे थे। इवन वो तो फोन पे ही अपना काम करने भी लग गई थी। जो देख दिंग तो उसका फोन ही पानी में फेंक देता है, जिससे तियांशु तो उस पर बहुत ज्यादा भड़क जाती है और उससे सुनाने ही लग जाती है। दिंग कहता है प्लीज गुस्सा मत करो, तुम्हें थोड़ा सा काम से ब्रेक मिला है, इसलिए अब तुम्हें थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। और वैसे भी तुम्हारे एक दिन काम ना करने से कंपनी को कोई बहुत बड़ा नुकसान तो नहीं हो जाएगा। तियांशु कहती है तुम मेरे लिए डिसीजन लेना बंद करो। दिंग कहता है ठीक है, मुझे तो बस तुम्हारे लिए सॉरी फील हो रहा था। जो सुन तियांशु थोड़ी शांत होती है। दिंग कहता है कि मैंने देखा है कि तुम ऑफिस में 24 घंटे काम करती रहती हो, अकेले इतना ज्यादा काम करती हो कि तुम्हें रेस्ट करने का मौका ही नहीं मिलता। तियांशु कहती है मैं काम से कभी थकती नहीं हूँ। दिंग कहता है थकती नहीं हो या फिर नहीं थकने का एक्टिंग करती हो। ये सब सुन मैडम का गुस्सा और थोड़ा शांत होता है और इसी तरह वो दिंग की कंपनी एंजॉय करती है। तियांशु पूछते है कि उसने यही सारी जगह चूज क्यों किया। दिंग कहता है डेली रूटीन के हिसाब से तो हम लोग हर वक्त लोगों से घिरे हुए होते हैं, जहाँ पर सिर्फ काम की ही बातें होती है, इसीलिए मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाना चाहता था जहाँ हम दोनों के अलावा और कोई ना हो और तुम दिन भर का सारा टेंशन भूल जाओ। और लगता है मेरा ये आइडिया भी सक्सेसफुल रहा। तो ऐसे ही दोनों मस्त अपना बोटिंग एंजॉय करते
करते हैं। इधर जियांग तियानसू के ऑफिस पहुंच गया था, जहाँ से उसे पता चलता है कि तियानसू तो आज छुट्टी पर है। तो जियांग तियानसू को कॉल लगाता है, मगर उसका फोन तो स्विच ऑफ आ रहा था, जैसा तियानसू कभी नहीं करती, जिससे जियांग को उसकी बहुत फिक्र होती है। तो वो अपने बनाए हुए ऐप से तियानसू के फोन को लोकेट करता है और उसे ढूंढने के लिए जाने ही लगा था, मगर तभी उसके सर में अचानक दर्द होने लगता है। पर फिर भी वो तियानसू को ढूंढने के लिए जाता है। वहीं तरह हमें शूटिंग सेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आनी और चुआन का एक रोमांटिक सीन शूट होने वाला था, जिसमें दोनों को साथ में कैंडी फ्लॉस खाना था। पर ये देखकर जिनको तो बहुत ही ज्यादा जेलसी होती है। अब चुआन कैंडी फ्लॉस बाइट करने जा ही रहा था कि तभी एक डांट आकर कैंडी फ्लॉस के आर पार हो जाती है, जिससे चुआन की नाक तो बाल बाल बच जाती है। लेकिन किसी को भी समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या। पर आनी जिन को देखकर समझ जाती है कि ये काम उसी का है, क्योंकि वो दूर खड़ा डांट गेम खेल रहा था, जिसने उस शॉपकीपर के सारे बलून्स फोड़ दिए थे, क्योंकि भाई साहब तो फुल जेलस मोड में था। अब उसे देखकर आनिया तो बड़ी स्माइल करती है। इधर तियानसू ने आज के दिन को बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया। तो दिन कहता है कि फिर हमारी नेक्स्ट डेट कब होगी। तियानसू कहती है इसके बारे में सोचना भी मत, पहले ही तुमने मेरा फोन बिना सोचे समझे पानी में फेंक दिया। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि उसमें मेरे कितने सारे इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्ट थे। दिन कहता है क्या तुम मेरे साथ एक बेट लगाना चाहोगी, अगर मैंने तुम्हारे फोन को ढूंढ लिया फिर हमारी सेकंड डेट पक्की। तियानसू कहती है मजाक मत करो, तुमने तो उसे फेंक दिया, अब तो वो फोन मिलने से रही। तभी दिंग अपने पॉकेट से उसका फोन निकालता है और कहता है कि मैं तुम्हारे इतने इंपॉर्टेंट चीज को कैसे फेंक सकता हूँ। तो अब बताओ हम दूसरी डेट पर कब चल रहे हैं। तो हमें पता चलता है कि दिंग ने उसके फोन के बदले कोई दूसरी चीज फेंकी थी। पर इधर तियानसू तो उसका फोन मांगने लग जाती है। दिंग कहता है पहले डेट के लिए हाँ कहो फिर तुम्हें फोन मिलेगा। तो तियानसू तो उसे मारने ही लग जाती है। तो दिंग भागकर एक हाइट वाली जगह पर उठ जाता है। तभी वहाँ पर फोन ट्रेस करते हुए जियांग भी पहुंच जाता है, जो उन दोनों को साथ में देखकर थोड़ा सा सैड होता है। तियानसू उसकी बचकानी हरकतें बंद कर उसका फोन देने के लिए कहती है। दिंग कहता है तुमने बेट लगाया था। तो तियानसू डेट के लिए हाँ कर देती है। दिंग उसे फोन दे देता है, जिसे ऑन करने पर उसे जियांग के बहुत से मिस कॉल्स दिखते हैं, इसीलिए वो उसे तुरंत कॉल लगाती है। जो देख जियांग वहाँ से जाने ही लगा था, मगर उसकी फोन की घंटी बज जाती है, जिससे तियानसू भी उसे देख लेती है। तो वो भागकर जियांग के पास आती है और उसे कहती है कि क्या तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आए, क्योंकि मेरा फोन स्विच ऑफ था और तुम्हें पता था कि मैं कभी फोन स्विच ऑफ नहीं करती। तो जियांग उसे झूठ बोल देता है कि मैं पास ही में अपने दोस्त से मिलने आया था। तो तियानसू पूछती है फिर तुमने मुझे इतनी बार कॉल क्यों किया था। जियांग कहता है कि आज मेरी शॉप बंद रहने वाली है, बस यही बताने के लिए मैंने तुम्हें कॉल किया था, ताकि तुम्हें बेकार में शॉप से लौटना ना पड़े। इसके बाद तियानसू से अपना फ्रेंड बताकर दिंग से इंट्रोड्यूस करती है और दिंग को अपना असिस्टेंट बताती है। तो दोनों एक दूसरे को ना जानने का नाटक करते हुए हाय हेलो करते हैं। तभी तियानसू को एक कॉल आता है, तो वो रिसीव करने के लिए दूर चली जाती है। तो दिंग उससे कहता है कि तुमने कहा क्यों नहीं कि तुम यहाँ उसी को ढूंढते हुए आए थे, क्योंकि तुम्हें उसकी फिक्र हो रही थी। जियांग कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। दिंग कहता है हमने डिसाइड किया था कि हम फेयरली कम्पीट करेंगे, बट तुमने अभी तक कुछ भी नहीं किया, और अगर आगे भी कुछ नहीं करोगे हो सकता है सच में वो मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए। जियांग कहता है ये भी अच्छी बात है, जब तक वो खुश रहेगी मेरे लिए काफी होगा। तो एक फ्लैशबैक से हमें जियांग की असली प्रॉब्लम के बारे में पता चलता है कि उसे ब्रेन हाइपरप्लासिया नाम की बीमारी है, जिस वजह से अगर उसने 1 साल के अंदर सर्जरी नहीं कराई तो उसकी जान भी जा सकती है। पर सर्जरी सक्सेसफुल होगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, बहुत ही कम चांस है सर्जरी सक्सेसफुल होने का। इसीलिए जियांग ने इस बारे में किसी को भी नहीं बताया था, और यही रीजन है कि वो तियानसू को अपने प्यार के बारे में नहीं बता पा रहा। इधर जिन भाई साहब तो फुल जेलस मोड में थे, तो आनिया उसके लिए कैंडी फ्लॉस लेकर आती है। तो घर में इतने सारे टॉयज देखकर वो जिन से पूछती है कि क्या तुम्हें डार्ट्स खेलने में मजा आया। सामने से जिन कहता है क्या तुम्हें कैंडी फ्लॉस खाने में मजा आया। तो आनिया उसे कैंडी फ्लॉस देती है, कहती है खुद टेस्ट कर लो पता चल जाएगा। जिन भाई साहब तो उसे बाहों में गिरा लेता है और फिर कैंडी फ्लॉस बाइट करता है। फिर आनिया को थोड़ा टीज करने के लिए उसे किस करने जाता है। आनिया तो अपनी आंखें बंद कर लेती है, पर जिन भाई साहब तो मुस्कुराते हुए वहाँ से बाहर चला आता है। तभी आनिया को तियानसू एक एल्बम का कवर भेजती है, जिसमें एक ट्रीजन नाम के पोएम का कुछ लाइंस लिखा हुआ था, जो आनिया को कहीं सुना हुआ लगता है। तो वो उस पूरे बुक को ढूंढ लेती है, जिसमें से ट्रीजन वाले पोएम को पढ़ते पढ़ते उसे अपने मॉम के कुछ फ्लैशेस आते हैं, जिसमें वो तो डाइविंग सूट पहनकर उसी ब्रिज के नीचे के लेक में थी, जो उसे किसी जुनिपर ट्री के पास मिलने आने के लिए कह रही थी। ये सुन आनिया जिन को उस ब्रिज के पास ले जाने के लिए कहती है, जहाँ पर शिशी का एक्सीडेंट हुआ था। तो आनिया की मॉम जिन ट्री वाली पोएम पढ़ा करती थी, इसीलिए आनिया को उनके बारे में याद आने लगा था। इसके बाद तो उसे ब्रिज के उसी जगह जाकर अपने मॉम के बारे में सब कुछ याद आ जाता है। इसी जगह पर मॉम ने कहा था कि जब शिशी की कार ब्रिज से नीचे गिरेगी तब वो शिशी को कार से बाहर निकालकर पानी से भी बाहर निकाल लाएगी, और तब आनिया उसकी जगह पर डाइव मार के कार के पास जाएगी और शू फैमिली में शिशी बनकर रहेगी। फिर धीरे धीरे से आनिया के लाइफ के बारे में सब कुछ याद आने लगता है। इस तरह से उसकी मॉम ने ये सारा प्लान बनाया था। अब मॉम ने आनिया को इसके लिए फोर्स किया था या फिर माँ बेटी ने साथ मिलकर ये प्लान बनाया था, ये सब तो हमें कहानी में आगे ही पता चलेगा। लेकिन एक बात आनिया को समझ में आ गई थी कि अदला बदली का खेल उसकी मॉम ने प्लान किया था। तो जिन उससे पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ याद आया, लेकिन आनिया मना कर देती है, क्योंकि वो पहले अपनी मॉम को ढूंढना चाहती है ताकि इस अदला बदली के बारे में सब कुछ अच्छे से पता कर सके। तो इसीलिए वो अभी जिन को भी इस बारे में नहीं बताती। और इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए उसकी मॉम ने आनिया को काफी टाइम से ट्रेनिंग कराया था, जिसके लिए उन्होंने तो शिशी के बारे में छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन पता किया था। तो आनिया इन सब के बारे में अभी जिन को नहीं बताती, क्योंकि वो पहले अपनी मॉम से इस बारे में बात करना चाहती थी। लेकिन इधर जियांग को मेडिकल टीम के बारे में पता करते हुए पता चला था कि 26 साल पहले जिन के डैड और आनिया की मॉम जिनका नाम था आनियेमी, उन दोनों के साथ डॉक्टर जेंग नाम का एक और डॉक्टर एक मेडिकल प्लान में काम कर रहे थे, जिनका मकसद था मिस्टर शू की वाइफ और शिशी की जान बचाना, जिसे बाय बर्थ कैंसर था। पर मिस्टर शू शिशी को किसी भी हाल में बचाना चाहते थे, इसके लिए वो तो आनिया का भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार थे। तो उस टाइम जिन के डैड आनियेमी और डॉक्टर जेंग मिलकर आनिया के जरिए शिशी को बचाने
का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, मगर वो किसी वजह से फेल हो गया, जिसके 3 महीने बाद ही उस मेडिकल टीम को डिसबैंड कर दिया गया। लेकिन इससे जिन को ये बात समझ नहीं आती कि आखिर मिस्टर शू अपनी बीमार बच्ची को बचाने के लिए अपनी हेल्दी बच्ची को क्यों मारना चाहेंगे। वहीं इधर मिस्टर शू को आन येमी के बारे में पता चल गया था, क्योंकि शिशी की शूटिंग सेट पर उन्हें देखा गया था, जिससे मिस्टर शू को अब डाउट होने लगता है शिशी के कुछ दिनों के बिहेवियर को देखकर। तभी उनका बटलर कहता है कहीं में शिशी वही बच्ची तो नहीं है जिसे आप ढूंढ रहे हैं। इससे मिस्टर शू को भी डाउट होता है, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद से ही वो कुछ ज्यादा ही अजीब बिहेव कर रही है। इसलिए मिस्टर शू बटलर को उस पर नजर रखने के लिए कहते हैं। फिर वो 26 साल पहले के फ्लैशबैक को याद करते हैं, जब उन्होंने अपनी मेडिकल टीम को लगाया था आनियो के जरिए शिशी के कैंसर का ट्रीटमेंट करने के लिए, पर किसी वजह से उनका ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था। और तब आनियो ने मिस्टर शू को बताया था इस दौरान उस दूसरी बच्ची की मौत हो गई है, यानी कि वो आनियो के बारे में बात कर रही थी, जो उन्होंने किसी वजह से मिस्टर शू से झूठ कहा था। पर तब भी मिस्टर शू को उस बच्ची के मौत का दुख नहीं था, कि उन्हें शिशी की फिक्र थी, जिससे उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आया था। और तब उन्होंने आनियमी को बहुत ही बुरी तरह से मारा था। लेकिन अब उसे जिंदा देखकर मिस्टर शू को उस पर भी डाउट होता है। तब हमें पता चलता है कि आनियो की मॉम तो हर जगह उस पर नजर रखे हुए थी, पर उन्हें अभी इस बारे में पता चल गया था कि मिस्टर शू को उनके बारे में पता चल गया है। इसीलिए वो आनियो को उस पुराने फोन में मैसेज करके चिंगलिंग माउंटेन मिलने के लिए बुलाती है। तो आनियो चुवान को डेट के बहाने चिंगलिंग माउंटेन बुलाती है, मगर इधर चुवान ने एक रिपोर्टर को कल उनकी फोटोज खींचने के लिए हायर किया था, ताकि इससे वो स्कैंडल क्रिएट कर सके। तो आनियो जिन को कल उसके साथ आने के लिए मना करती है। इसके बाद चुवान उसे लिफ्ट में मिलता है, जहाँ पर वो तो जिन के सामने होशियारी मार रहा था, ये कहकर कि कल शिशी ने मुझे सामने से डेट पर बुलाया है, इसलिए उधर दिखाई भी मत देना। जिसके बाद वो तो जिन का इंसल्ट भी करता है। इससे जिन को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो तो अपने ब्लेजर से कैमरा को ढककर खींच के चुवान को एक पंच मारता है और जाते हुए उसे वार्न करता है कि अगर कल तूने कुछ भी गड़बड़ किया तो याद रखना बाहर कोई कैमराज नहीं है, और तब मैं तेरे साथ क्या क्या कर सकता हूँ। तो जिन वहाँ से निकलकर अंडरग्राउंड पार्किंग में आता है, जहाँ पर उसे आनियो की मॉम मिलती है, जहाँ पर वो उसे कहती कि कल जब मैं 9 कहकर चिल्लाऊं तब आनियो को बचा लेना, क्योंकि उसकी जान खतरे में है। यहाँ पर वो जिन को उसके डैड के एक्सीडेंट के बारे में भी बताती है कि जब उनका एक्सीडेंट हुआ था तब वो आनियो की मॉम से ही कॉल पर बात कर रहे थे, मगर तभी मिस्टर शू के लोगों ने उन पर अटैक किया था, क्योंकि मिस्टर शू को आनियो और मेरे बारे में पता चल गया है, और ये भी कि तुम्हारे डैड हमारी हेल्प कर रहे थे, इसीलिए तुम्हारे डैड को भी मारने की कोशिश की गई, और अब तो उसे आनियो की आइडेंटिटी के बारे में भी डाउट हो गया है, इसलिए कल मेरे 9 चिल्लाने पर तुम्हें आनियो को बचाना है। तो अगले दिन जिन छुपकर आनियो की कार का पीछा करता है। वहीं कुछ देर में चुवान भी पहुंच गया था माउंटेन टॉप, जहाँ पर आनियो उसे 2-3 बार पहाड़ी से अप डाउन कराती है, और वो खुद अपनी मॉम से मिलने के लिए पहाड़ी जंगलों की ओर चली जाती है, जिसे छुपकर जिन भी फॉलो कर रहा था, मगर मिस्टर शू ने भी अपने 2 बंदों को उसके पीछे भेजा था, और वो भी इसी ओर आ रहे थे। अब आनियो अपनी मॉम से मिलती है, और उन दोनों को साथ में देखकर मिस्टर शू के दोनों बॉडीगार्ड्स बाहर आ जाते हैं, इसलिए येमी आनियो के गले पर चाकू रख देती है और उसे शांत रहने के लिए कहती है। अब उन दोनों के पास गन्स थी, इसीलिए जिन उन्हें रोकने के लिए बाहर आता है, लेकिन कुछ देर में वहाँ पर मिस्टर शू भी आ जाते हैं। तो आनियो की मॉम उससे बदला लेने की एक्टिंग करने लग जाती है कि वो ये सब उससे बदला लेने के लिए कर रही है, मगर उनका असली मकसद था ऐसा करके आनियो पर से मिस्टर शू का डाउट हटाना। इसीलिए वो उसे शिशी की जान बचाने के लिए मिस्टर शू को पहाड़ी से कूदने के लिए कहती है, जिसके लिए वो 1 से 10 तक काउंट करने लग जाती है। अब उन्होंने 9 काउंट किया ही था कि तभी उनके हाथ पर एक तीर आकर लगती है, जिससे वो पहाड़ी से नीचे गिर जाती है, पर जिन आनियो को पकड़ लेता है और उसका मुंह बंद कर देता है ताकि उसकी रोने की आवाज कोई ना सुन ले। तो आनियमी ने आनियो को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी, पर फिर भी मिस्टर शू की मौत कंफर्म करने के लिए अपने आदमी को नीचे भेजता है। जिसके बाद वो लोग घर लौट आते हैं, जहाँ सच में मिस्टर शू का डाउट थोड़ा थोड़ा कम होने लगा था। आनियमी को इसी पर अटैक करता देखकर कुछ देर में बटलर आकर उसे बताता है कि उन्हें आनियमी की लाश मिल चुकी है और वो मर चुकी है। वहीं इधर आनियो तो बहुत ज्यादा दुखी होती है, मगर वो सोने का नाटक करती है। अब जिनको भी पता था कि वो बहुत ही ज्यादा दुखी होगी, पर वो उसे ब्लैंकेट उड़ाकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद आनियो के उसी मोबाइल पर एक ईमेल आता है, जिसे कि आनियमी ने मरने से पहले टाइमर सेट करके सेंड कर दिया था। तो आनियो चुपके से फोन लेकर वॉशरूम चली जाती है और उस ईमेल को ओपन करती है, जिसमें होता है एक वीडियो, जिसमें उन्होंने उसे सब कुछ बताया था कि उन दोनों का जन्म होते ही पता चला था कि शिशी को भी उसके मॉम के जीन्स की वजह से कैंसर हो गया है, मगर आनियो हेल्दी थी। तो मिस्टर शू ने इस जेनेटिक कैंसर को रोकने के लिए आनियो को सेक्रीफाइस करने का डिसाइड किया, जिसके लिए उन्होंने एक मेडिकल टीम बनाई और आनियमी थी इस प्लान के इंचार्ज में, मगर उससे ये देखा नहीं गया, इसलिए येमी ने आनियो को छुपा दिया और मिस्टर शू से कहा कि ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया और इस दौरान आनियो की मौत हो गई। इसके बाद वो आनियो को लेकर काफी दूर चली गई ताकि मिस्टर शू उसे ढूंढ ना पाए, मगर 1 साल पहले उन्हें कहीं से पता चल गया उसके जिंदा होने के बारे में, इसीलिए उन्होंने अपने आदमियों को काम पर लगा दिया था आनियो को ढूंढने के। तो आनियो को बचाने के लिए आनियमी ने शिशी के साथ आनियो को बदलने का प्लान बनाया, इसीलिए उन्होंने आनियो की ट्रेनिंग शुरू कर दी थी, मगर उनका प्लान थोड़ा खराब हो गया आनियो के मेमोरी लॉस की वजह से, जिससे मिस्टर शू को उस पर डाउट होने लगा था और इसीलिए उन्हें ये कदम उठाना पड़ा, जिससे अब मिस्टर शू को उस पर डाउट नहीं होगा। तो इससे हमें पता चलता है कि आनियमी ने बचपन से ही आनियो को घर से बाहर क्यों नहीं जाने दिया। एट लास्ट वो बताती है कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो सब बस आनियो को बचाने के लिए किया, इसीलिए अब उसे शिशी बनकर अपने आप को बचाना है और उसे असली शिशी के बारे में चिंता करने से मना करती है, क्योंकि वो जहाँ पर भी है वो बहुत ही खुश और आजाद है। आखिर में वो उसे अपना ध्यान रखने के लिए कहती है और उसे बताती है कि वो उसे बहुत प्यार करती है, मगर कभी उसे वो प्यार दिखा नहीं पाई। अब ये सब सुन आनियो तो बहुत ही ज्यादा सैड होती है, रोने लग जाती है। तभी उसे दिन का मैसेज आता है, जिसने आनियमी के कॉन्टेक्ट डिटेल्स निकाल लिए थे और ये भी पता कर लिया था कि वो इतने सालों तक सिर्फ एक ही नंबर पे कॉल करके बात करती थी। तो उस नंबर पर आनियो कॉल लगा
लगाती है जो नंबर था जिन के फादर का, और वो फोन अभी जिन के पास था, जो इतने सालों बाद उसके डैड के फोन पर कॉल आता देख हैरान था। तो वो कॉल पिक कर लेता है, मगर दोनों में से कोई भी कुछ नहीं कहता। मगर आनियो जिन के कार के लॉक होने की आवाज सुनकर पहचान लेती कि वो जिन है, इसलिए वो कॉल काट देती है। और अब उसे गलतफहमी हो जाती है कि जिन को इन सब के बारे में पहले से ही पता था, मगर उसने उसे कुछ भी नहीं बताया। इसलिए वो कहती कि सबने उसे झूठ कहा और धोखे में रखा। तो अब जब आनियो के होने से किसी को भी परवाह नहीं है, इसलिए वो कहती कि अब सिर्फ शिशी होगी, और इसी की स्थिति है। अगले दिन मिस्टर शू उसे आनियमी की मौत के बारे में बताता है और कहता है कि अब से कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब उससे चिंगलिंग माउंटेन जाने का रीजन पूछने पर आनियो बताती है कि वो चुआन के साथ डेट पर गई थी। तो मिस्टर शू उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें वो पसंद है। आनियो तो फुल शिशी के मोड में कह देती है कि क्या मुझे वो पसंद नहीं आ सकता। देन वो मिस्टर शू से जिन को रिप्लेस करने के लिए कहती है, क्योंकि अब उसे अपनी मेमोरीज याद आ गई है, जो सुन मिस्टर शू उसके लिए बहुत खुश होते हैं। अब जिन तो हैरान होता है कि आखिर वो करना क्या चाहती है, इसलिए वो कुछ देर बाद उससे बात करने आता है। तो आनियो से इस बारे में पूछने पर वो बताती है कि मैं अब शिशी बनना चाहती हूँ, इसलिए मेरे रास्ते में मत आना। तो जिन उसके लिए परेशान होता है, क्योंकि वो तो जिन को पूरी तरह अवॉइड कर रही थी। इसलिए वो मिस्टर शू को जाकर कहता है कि शिशी को सेल्फ डिफेंस सीखने की काफी जरूरत है, तो मैं उन्हें सिखा सकता हूँ ताकि दोबारा से ऐसा कोई इंसिडेंट ना हो और मैं शिशी अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। तो मिस्टर शू इसके लिए मान जाते हैं और उसे ये बात भी याद दिलाते हैं कि 3 दिन के अंदर मेडिकल टीम आ रही है शिशी का फुल बॉडी चेकअप करने, इसलिए तुम्हें इसके लिए उसे मनाना है। तो जिन आनियो को सेल्फ डिफेंस सिखाने ले जाता है, मगर आनियो तो बिल्कुल भी उसके करीब नहीं रहना चाहती थी, लेकिन जिन उसे फोर्सफुली सिखाने लग जाता है। तो इस दौरान उससे वो पूछता है कि अगर इसे हो क्या गया जो वो जिन से इस तरह बर्ताव कर रही है। तो आनियो कहती कि वो जिन के करीब नहीं रहना चाहती है। ये कहकर वो उसे हाथ छिड़वा कर जाने लगती है। तो जिन उसे एक पिलर के पास रोकता है और उसे कहता है कि अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो मुझ पर निकाल सकती हो। तो आनियो उसे छोड़ने के लिए कहती है, बताती कि यहाँ चारों ओर कैमराज हैं। तो जिन कहता है कि ये ब्लाइंड स्पॉट है जहाँ मिस्टर शू हमें देख नहीं पाएगा। तो आनियो कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं स्ट्रॉन्ग बनने का दिखावा कर रही हूँ और मुझे तुम्हारी कंफर्ट की जरूरत है। तो जिन कहता है कि अगर तुम ऐसा फील नहीं करती फिर मुझे पीछे हटाकर बताओ। ये कहकर वो उसे फोर्सफुली किस करता है, मगर आनियो उसके पैर पर मारकर उसे पीछे हटाती है। तो जिन कहता है कि क्या तुम ऐसे अपने आप को बचाओगी। ये कहकर वो उसे अपना एक पेन देता है जो एक नाइफ का भी काम करता है और उसे अटैक करने कहती है, मगर आनियो उसे मार नहीं पाती और वहाँ से चली जाती है। इधर जिन ने जियांग को उस नंबर के बारे में पता करने के लिए कहा था जिसका लोकेशन जियांग ने निकाल लिया था, और इसे जिन को भी समझ में आ जाता है कि कल उसके डैड के फोन पर आनियो ने कॉल किया था और आनियो को क्या गलतफहमी हो गई है ये भी वो समझ जाता है। इधर चुआन को पता चलता है कि चिंगलिंग माउंटेन में शिशी पर अटैक हुआ था और वो भी जंगलों की ओर, जबकि वो लोग तो माउंटेन टॉप पर मिलने वाले थे, जिससे वो समझ जाता है कि शिशी जरूर किसी और से मिलने गई थी चुआन से मिलने के बहाने। इधर आनियो के मॉम के डेथ की वजह से दिंग भी बहुत दुखी होता है, स्पेशली आनियो के बारे में सोचकर। तभी आनियो वहाँ पर आ जाती है तो दिंग उसे कंफर्ट करता है। तभी उसे चुआन ब्लैकमेल करता है कि उसे पता चल गया है कि शिशी उसे चिंगलिंग माउंटेन बुलाकर किससे मिलने गई थी। ये देखकर आनियो थोड़ा घबरा जाती है क्योंकि चुआन कह रहा था कि वो इसके बारे में मिस्टर शू को बता देगा, इसीलिए अभी वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। तो आनियो वहाँ जाने के लिए निकलती है। तभी जिन उसके पीछे बात करने आता है कि वो उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर सके, मगर आनियो उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहती, इसीलिए वो अपने दूसरे बॉडीगार्ड्स को उसे रोकने के लिए कह देती है। अब वो लोग तो जिन के टीममेट्स थे, इसलिए जिन उन पर हाथ नहीं उठाता उन्हें जाने देता है। चुआन से मिलकर आनियो को पता चलता है कि वो तो फोकट में भाव खा रहा था, क्योंकि चुआन को लग रहा था कि आनियो वहाँ पर जिन से मिलने गई थी और उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में चुआन मिस्टर शू को बताने की धमकी देता है। तो उल्टा आनियो उसे कहती कि जा फिर जाकर बता दे उन्हें, लेकिन तू शायद मेरे पापा को नहीं जानता। अगर मैंने उन्हें बता दिया कि तुम मुझे धमकी देने की कोशिश कर रहे थे, इसके प्रूफ के तौर पर अभी जो तुमने कहा वो मैंने रिकॉर्ड भी कर लिया है, तो अगर मेरे डैड तक ये बात पहुंच गई फिर वो तुम्हारा क्या हालत करेंगे वो तुम सोच लेना। जिससे चुआन तो डर जाता है, ऊपर से वहाँ पर जिन भी आ जाता है जो आनियो से बात करने के लिए आ रहा था, मगर बॉडीगार्ड्स उसे रोक लेते हैं। जिन उन्हें वार्न करता है कि मैं तुम लोगों पर हाथ नहीं उठाना चाहता, इसलिए पीछे हट जाओ क्योंकि मुझे सिर्फ बात करनी है। लेकिन उन्हें तो आनियो ने ऑर्डर दिया था जिन को रोकने के लिए, इसलिए जिन के साथ उनकी तगड़ी फाइट होती है, मगर जिन अकेले ही एक एक की बैंड बजा देता है। अब जिन को उन्हें ऐसे मारता देखकर चुआन तो डर के भाग जाता है। तो जिन उसे एक बार एक्सप्लेन करने का मौका देने के लिए कहता है और बताता है कि उसे जो भी चाहिए उसमें उसकी हेल्प कर सकता है। और आनियो कहती कि अब उसे जिन पर भरोसा नहीं है। तो जिन कहता है कि अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुम मेरा यूज कर सकती हो, जिस तरह तुमने चुआन को यूज किया, क्योंकि 3 दिन बाद मेडिकल टीम आ रही है तुम्हारा फुल बॉडी चेकअप करने के लिए, जिसमें मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। ये कहकर वो चला जाता है। तो नानियो घर पहुंचती है और मिस्टर शू के सामने जिद करने लगती है कि वो मेडिकल चेकअप नहीं कराएगी, लेकिन मिस्टर शू भी उसे कह देती है कि तुम्हें जो भी करना है तुम कर सकती हो, लेकिन ये मेडिकल चेकअप कराना ही होगा। तो आनियो जिन को अपने रूम में बुलाती है ताकि इस मेडिकल टीम वाली प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर सके। तो दोनों डांस करते हुए इस बारे में बात करते हैं कि मिस्टर शू को डाउट ना हो जाए, क्योंकि इस कमरे में भी कैमरा लगे हुए थे। तो इस मेडिकल टीम से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, उन्हें असली शिशी को ढूंढना होगा। तो आनियो कहती कि उसकी मॉम ने जरूर कोई ना कोई क्लू तो छोड़ा ही होगा शिशी को ढूंढने का, और उसे ढूंढने तक मेडिकल टीम को इन्हें अवॉइड करना होगा। तो इसके लिए आनियो जिन की हेल्प लेती है और उसे बताती है कि उन्हें तियानसु की भी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। तो अगली सुबह आनियो अपना ड्रामा चालू कर देती है और वो मिस्टर शू से कहती कि वो ये चेकअप नहीं कराएगी क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, और वैसे भी उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है, कैंसर की वजह से उसकी मौत हो ही जाएगी। पर मिस्टर शू की बात नहीं सुन रहे थे। तो आनियो एक फॉर्क उठाकर अपने गले के सामने ले आती है और मिस्टर शू से कहती कि उसे ये मेडिकल चेकअप नहीं कराना है, और अगर उन्होंने उसे फोर्स किया तो वो अपने आप को मार डालेगी। अब इससे मिस्टर शू काफी घबरा जाते हैं, इसलिए वो उसे शांत कराने की कोशिश करने लगते हैं। तो आनियो गुस्से से कहती कि उसे इस घर में घुटन सी महसूस हो रही है, हर जगह कैमरास लगे हुए हैं जो मुझे बहुत ज्यादा
परेशान कर रहे हैं, बिल्कुल आपकी ही तरह, इसलिए मैं आपको देखना नहीं चाहती। अब मिस्टर शू को पता ही था कि वो जिद में आकर कुछ भी कर सकती है, इसलिए वो कहते हैं कि वो यहाँ से चले जाएंगे। तभी जिना जाता है उससे फॉर्क छीन लेता है और मिस्टर शू से कहता है कि शायद वो इस घर से फ्रस्ट्रेटेड हो गई है, इसलिए क्यों ना अपने शिशी को कुछ दिन तक बाहर भेज दें ताकि उनका मूड ठीक हो सके। पर अब चिंता मत करिए, मैं उनकी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखूंगा। तो मिस्टर शू भी इसके लिए मान जाते हैं और तियांशु को कॉल करके इसका इंतजाम करने के लिए कहते हैं। तो तियांशु उसे किसी रिसोर्ट के ऑफर के बारे में बताती है जिन्होंने शिशी को इनवाइट किया था। तो मिस्टर शू जिन से शिशी को वहाँ तक सेफली ले जाने के लिए कहते हैं और खास करके शिशी का ध्यान रखने के लिए कहते हैं ताकि वो अपने आप को चोट पहुँचाने की कोशिश ना करे। तो जिन आनियों को लेकर निकल जाता है, जहाँ जाते हुए वो आनियों को सारी सच्चाई बता देता है कि वो उसकी मॉम से उस इंसिडेंट से पहले मिला था जहाँ उन्होंने मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कहा क्योंकि मिस्टर शू को तुम पर डाउट हो गया था, मगर मैंने ये नहीं सोचा था कि वो तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान दे देगी। जो सब सुन आनियों काफी इमोशनल होती है। तो जिन उसे अपने डैड से भी मिलाने ले आता है जो पिछले 1 साल से कोमा में थे। तो जिन आनियों से कहता है कि तुम्हारी मॉम और मेरे डैड इतने सालों तक आनियों तुम्हें बचा रहे थे और तुम्हें बचाने के लिए ही तुम्हारी मॉम ने अपनी जान दे दी, इसलिए क्या तुम्हें समझ में आया कि तुम उनके लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसलिए तुम अपनी एग्जिस्टेंस को नहीं खो सकती। तो इस तरह इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग भी दूर हो जाती है। तो जिन आनियों को प्रॉमिस करता है कि वो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेगा और कभी उसका साथ नहीं छोड़ेगा। अब दोनों खुश हो ही रहे थे कि तभी जियांग उन्हें बुलाता है, जिसके बाद वो लोग शिशी को ढूंढने के मिशन में लग जाते हैं ताकि वो लोग इस मेडिकल टेस्ट को पार कर सके। जियांग कहता है अगर वो जिंदा नहीं हुई तो, इस पर आनियों कहती कि मेरी मॉम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि वो जहाँ पर भी है वहाँ खुश और आजाद है। ये सुन जिन कहता है कि हो सकता है कि तुम्हारी मॉम और शिशी दोनों मिले हुए थे। इस पर जियांग उसे एक्सीडेंट की फुटेज देखकर कहता है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है, वरना इस तरह से एक्सीडेंट करवा के बॉडीज को इतनी जल्दी बदलना आसान नहीं होता। अब ये सुन जिन को एक्सीडेंट वाले दिन के शिशी के ड्राइवर की बात याद आती है जब उसने कहा था कि शिशी ने ही उसे कार की स्पीड बढ़ाने के लिए कहा था। तो हो सकता है शिशी ने जानबूझकर गाड़ी को तेज चलाने के लिए कहा था ताकि उस टर्निंग पे ड्राइवर कार ना संभाल सके और उनकी कार ब्रिज से नीचे गिर जाए। सबसे आनियों को भी याद आता है कि उसकी मॉम ने उसे कहा था कि वो उसका वेट जूनिपर ट्री के नीचे करेगी और उस जूनिपर ट्री से उसे जिन ट्री वाली पोएम याद आती है जिससे वो उसकी मॉम का क्लू समझ जाती है। शिशी जूनिपर ट्री के पास है। सीन कट होता है, हमें एक घर में एक लड़की को दिखाया जाता है जो आनियों के मॉम की डेथ की न्यूज देख रही थी। फिर वो उन्हें बहुत सारे मैसेज भेजती है कि वो कहाँ पर है या फिर वो जिंदा है भी या नहीं, लेकिन आनियों की मॉम से उसे कोई भी रिप्लाई नहीं मिला था, इसलिए वो सारे मैसेज डिलीट कर देती है और वो घर से बाहर निकलती है, जिससे हमें पता चलता है कि वो तो असली शिशी है। और इसी के साथ एपिसोड नंबर 8 की एंड यहीं पर होती है।